हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, भूगोल या ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक तो स्टैटिक पार्ट है, प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारी प्लेसेस इन न्यूज रहती हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी जिनसे बार बार क्वेश्चन हमसे पूछता रहता है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डेज आते रहते हैं जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली उनकी काफी हद तक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हमें देखने को मिल जाती है। तो आज के सेशन का एजेंडा यही रहेगा कि जो इतने डाइवर्स चीजें यूपीएससी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग पूछता है ना, हम उन सबको एक ही वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं रिवाइज उनको कहीं ना कहीं हम कोशिश करें उनको समझने की। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों महीने के सारे करंट अफेयर्स विद रिगार्ड्स टू ज्योग्राफी आपको आज के सेशन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अर्जेंटीना विथड्रॉज फ्रॉम ब्रिक्स। देखो, ब्रिक्स आप सभी जानते हो, ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स की जो स्टार्टिंग थी ना, एज अ ब्रिक हुई थी। ब्रिक मतलब बी से ब्राजील, आर से रशिया, आर आई से इंडिया, सी से चाइना। देखो 2001 में ना जिम ओनील, ठीक है ना, गोल्डमैन सैक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिम ओनील, उन्होंने यहाँ पर एक पेपर लिखा था। उन्होंने इस पेपर के अंदर बात करी थी कि यार दुनिया में ना 4 कंट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये 4 कंट्री की उन्होंने बात करी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो 2001 में इस तरह से शुरुआत हमें देखने को मिली। बट बाद में साउथ अफ्रीका को भी 2010 में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो आज के समय अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ब्रिक्स के अंदर आप बहुत सारा मेजर जीडीपी वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि रशिया है इसमें, इंडिया है, चाइना है, डेफिनेटली इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब धीरे धीरे इन्होंने बोला कि नहीं, इसको एक्सपैंड किया जाए। तो एक्सपैंड करते हुए ना इन्होंने यहाँ पर बात करी थी पिछले टाइम के ऊपर कि 6 नए देशों को ऐड किया जाएगा। ये 6 नए देश कौन होंगे? एक आपका सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, और छठा था आपका अर्जेंटीना। ये 2023 में बात हुई थी कि ये 6 कंट्रीज ऐड हो जाएंगी 1 जनवरी 2024 को। तो देखो, ये 5 कंट्रीज सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, ये तो चलो नए मेंबर्स हो गए। पर यहाँ पर ना जो थोड़ा पेज फंस गया वो था विद रिगार्ड्स टू अर्जेंटीना। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, अर्जेंटीना में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद ना वहां पे जो प्रेसिडेंट बने वो फार राइट प्रेसिडेंट बने, जेवियर मिलई। अब इन्होंने बोला कि नहीं यार, हम नहीं ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते। तो इन्होंने बोल दिया तो अब नहीं ज्वाइन करेंगे। अब आप लोग सोचोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इन्होंने इसलिए बोला कि देखो यार, ये जो पहली बात तो फैसला लिया गया था ब्रिक्स ज्वाइन करने का, वो उन्होंने नहीं लिया। उनसे जो पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उन्होंने लिया था। प्लस एट द सेम टाइम ये मान रहे हैं कि जो चाइना है ना, ये चाइना अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है ब्रिक्स के थ्रू। तो हम नहीं चाहते कि चाइना की आइडियोलॉजी के साथ हम बिल्कुल भी लिंक रहे। ऐसा यहाँ पर अर्जेंटीना का मानना है। तो अर्जेंटीना ने ज्वाइन होना था 1 जनवरी 2024 को, पर वहां पर उन्होंने मना कर दिया। पिछले प्रेसिडेंट ने कहा था कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे, पर नए प्रेसिडेंट इसको मना कर चुके हैं। तो अब आप नोटिस करना कितने देश हो जाएंगे इसके अंदर। 5 तो थे ही ब्रिक्स, ये 5 जो नए मेंबर्स ज्वाइन करे हैं उसके हिसाब से टोटल 10 मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इवन ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर इसकी मेंबरशिप और भी हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हमें फ्यूचर में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो ब्रिक्स का देखो, जो मैंने ये बताया ना, ये जिम ओनील वाला, ये तो 2001 में स्टार्ट इन्होंने वैसे किया था। पर अदरवाइज इसका जो फॉर्मेशन था वो कुछ सालों के बाद हमें एक प्रॉपर फॉर्मल रूप के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिल जाता है। बेसिकली 2009 में प्रॉपर फॉर्मल रूप में आ जाता है। साउथ अफ्रीका बाद में उसमें ऐड हो जाता है। बाकी देखो, इनके प्रिंसिपल्स वही हैं। ओपननेस होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, नॉन ब्लॉक नेचर एंड सॉलिडारिटी आपस में कहीं ना कहीं बनाए रखें। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और पहला जो समिट था वो आपका रशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है 2009 के अंदर। किनमिन आर्किपेलागो के बारे में। किनमिन कहाँ लोकेटेड है? किनमिन असल में ताइवान में लोकेटेड है, लेकिन इसको जापान और चाइना, लेकिन इसको चाइना मानने से मना करता है। अब 13 जनवरी को इलेक्शन है ताइवान में, और इस बार किनमिन के जो लोग हैं वो भी इसमें वोट करने वाले हैं। अगर ताइवान में इलेक्शन होते ही होते हैं तो किनमिन को लेकर इतना बवाल की बात क्यों है? क्यों हमें पता होना चाहिए? असल में किनमिन एक ऐसा छोटा सा आइलैंड है, आर्किपेलागो है, जो बिल्कुल चाइना के तट के करीब है। तो किनमिन कहाँ है? चाइना के बिल्कुल बॉर्डर के पास, और ये केवल 10 किलोमीटर दूर है चाइना के मेनलैंड से। उनका एक बड़ा शहर है जामिन, शामिन जिसे हम कह सकते हैं, उससे केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के लोग अगर वोट करेंगे ताइवान के इलेक्शन में तो उन्हें क्या लगेगा? चस्का लगेगा डेमोक्रेसी का। और अगर मान लो दिल्ली के पास एक शहर है गुड़गांव, या मान लो मेरठ में इलेक्शन हो रहा है और मेरठ में लोग वोट डाल रहे हैं, और दिल्ली के लोगों के पास वोट डालने की क्षमता नहीं है, वो असल में कम्युनिस्ट कंट्री में रहते हैं, तो कैसा फील करेंगे वहां के लोग? वो भी चाहेंगे कभी कि हमारे पास भी ऐसी पावर आए। तो यही डर है अब चाइना को कि किनमिन के लोग अगर वोट करेंगे तो शायद सामने ऐसा कुछ
लोगों के अंदर भावना न पैदा हो जाए। तो असल में केमन जो है अभी इसे कुओमी भी कहते हैं, ये ताइवान के द्वारा गवर्न की जाती है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और बिल्कुल चाइना के करीब ही। और याद रखिए असल में ताइवान जब बना था तो किस तरह बना था, एक पार्टी थी KMT, कामिंगतोंग। ये पार्टी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लड़ रही थी चाइना में। देखिए पहले चाइना में यूरोपियन पावर्स का कब्जा था, फिर दो मेजर पावर्स वहां पे उभरे, एक KMT और एक कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों के बीच में जंग चली, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने KMT को हरा दिया। KMT डेमोक्रेसी की बात करता था, KMT असल में इसको सपोर्ट था वेस्ट का, यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का। ये बात करते थे डेमोक्रेसी की, ये बात करते थे कि हम यहाँ पर एक वेस्टर्न सेटअप कैपिटलिज्म का लाएंगे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग के अंदर उन्होंने इनके साथ युद्ध किया और KMT को बिल्कुल हरा कर इस आइलैंड तक पहुंचा दिया, ताइवान तक। तो पहले इस आइलैंड में जब वो आए तो इनिशियली उन्होंने कहा कि भाई यही चाइना है और हमें कुछ टाइम तक के लिए जो कम्युनिस्ट की नकली गवर्नमेंट है उन्होंने हटा के यहाँ पर बैठा दिया, वरना असल में तो चाइना हम ही है, हम ही रियल गवर्नमेंट है। कम्युनिस्टों ने इसके ऊपर कब्जा किया है और उनको सपोर्ट कर रहे थे यूएस और यूएस के एलाइज। तो ये असल कहानी थी ताइवान की कि ताइवान कैसे वहां पर खुद को पहले असली चाइना बोलता था। और अभी अगर आप चाइना ताइवान का एक नाम जाने तो वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, जबकि जो चाइना है बड़ा वाला जिसे हम जानते हैं वो अपने को कहता है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ताइवान में जब KMT पहले आई थी उन्होंने क्लेम किया था कि हम ही चाइना, ये नकली चाइना है। तो अमेरिका और उनके सभी दोस्त इसको चाइना मानते थे ताइवान को, और इसको वो चाइना नहीं मानते थे। UN में भी इसको चाइना नहीं माना गया था। लेकिन समय के साथ इंडिया ने, रशिया ने और जो कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि असली चाइना यही है और आज हम इसे असल चाइना के रूप में देखते हैं। और चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है, कहाँ पे लोकेटेड है पता लग गया आपको। तो अब याद रखिए कि जो इलेक्शन है ताइवान में हर साल होते हैं, हर जो पीरियड होता है उसके बाद होते हैं, तो वहां पर वोटिंग होती है और ऐसा चाइना में तो है नहीं। तो अब किनमन के लोग जब वोट करेंगे तो क्या शामन के लोग भी उससे प्रभावित हो जाएंगे, ये सवाल है। तो शामन कहाँ पर है, चाइना में है, चाइना के अंदर आता है किनमन, लेकिन अभी तक या फिर जिसे हम कहते हैं कुएं किसके अंदर है, वो ताइवान के अंदर आता है। ठीक है, तो आप समझिए बेसिक हिस्ट्री इसकी। और ये कहाँ है, क्लोजेस्ट जो शोरलाइन के आइलैंड के है वो है आपके शेमन के। तो हमने समझ लिया। अगला आर्टिकल बात करता है कृष्णा गोदावरी बेसिन की, जहां पर पहला ONGC ने ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट किया लगभग काकिंदा कोस्ट। वहां पे याद रखिए मैंने मेंशन किया था काकिंदा कोस्ट, वहां पर एक बड़ा सा पोर्ट है, उसके 25 किलोमीटर दूर कृष्णा गोदावरी बेसिन में आखिरकार ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। लगभग 45,000 बैरल प्रतिदिन यहाँ से गैस निकलेगी। ये इंडिया की नेशनल गैस रिजर्व में ऑयल प्रोडक्शन में 7% का इंक्रीज करेगा और ONGC का ऑयल प्रोडक्शन 11% तक पहुंच जाएगा, नेशनल प्रोडक्शन 15% तक पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत में इंपोर्ट्स में कमी आएगी, जितना हमारे पास खुद का गैस या ऑयल है उतनी बेहतर स्थिति में हम पहुंच पाएंगे। असल में कृष्णा गोदावरी बेसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिन है जो आंध्र प्रदेश की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर मिलता है। और इस रीजन में जो हमें गैस और ऑयल का डिस्कवरी हुआ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल में एक हाइड्रोकार्बन प्रोविंस कहते हैं इसको, कृष्णा गोदावरी बेसिन को, जहां पर आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। अब इस बेसिन पे दो तरह के जो सिस्टम देखे गए, एक है प्री ट्रैपियन और एक है पोस्ट ट्रैपियन, यानी किस समय, किस टेक्टोनिक समय में यहाँ पर ऑयल मिला और ये हाइड्रोकार्बन डेवलप हो, उसके हिसाब से इसे मिशन डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। अदरवाइज अलग अलग यहाँ पे डिपोशनल सिस्टम्स है जहाँ पर चीजें मिलती है। कृष्णा सिस्टम हो गया, मछलीपट्टनम का सिस्टम हो गया, गोदावरी सिस्टम हो गया। ये इतनी रेलेवेंट आपको याद करनी नहीं है, लेकिन कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्या क्यों रेलेवेंट है ये हमें पता होगा चाहिए। क्या प्रोडक्शन ऑफ ऑयल और गैसेस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिए हर देश के कोस्ट लाइन के आसपास जरूर उन्हें ऑयल या गैस मिलती है। और इंडिया की जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है जरूर कहीं ना कहीं गैसेस हमें और मिलेंगी अगर हम और डिस्कवरी करते रहेंगे, तो टेस्टिंग करते रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तिमोर लेस्टे एंड मोजाम्बिक। देखो ये कुछ दो कंट्रीज थी जो न्यूज में रही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स करी थी जब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के टाइम के ऊपर। तो थोड़ा सा हमें इसके लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, दोनों कंट्रीज के बारे में। पहले अगर मैं बात करूँ ना ईस्ट तिमोर की, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब हम बात करते हैं ये पूरे एरिया की, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो ना ये सारा ये क्या है, ये आसियान कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, साउथ ईस्ट एशिया ये पार्ट है पूरा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी के यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको ईस्ट तिमोर देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये एक क्या है, ईस्ट तिमोर एक आइलैंड देश आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पैसिफिक ओशंस के अंदर। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन के बिल्कुल पास में आपको देखने को, ठीक है, ये इधर इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। जो मले आर्किपेलागो है ना, वहां पर ये कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहीं पर इसकी जो कैपिटल सिटी है DILE, ठीक है, ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है, ठीक है ना। तो दिल्ली जो है इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ईस्ट तिमोर, थोड़ा मैंने इसको जूम इन कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इंडोनेशिया का वेस्ट तिमोर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सदर्न साइड के अंदर आपको तिमोर सी आपको देखने को मिल जाता है।
एंड साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह से मैं अगर बात करूँ ना मोजाम्बिक की, इसकी लोकेशन थोड़ी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर वो कैसे? अरे ये देखो, जैसे ये रहा आपका मोजाम्बिक, ठीक है, यहाँ पर आपको मडागास्कर देखने को मिल जाएगा। ये आपका इंडियन ओशन है, समझ गए ना, ये वाला एरिया है, इसको जूम इन किया है, ये यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा, अरेबियन सी है, ये वाला पूरा एरिया वो वाला है, ठीक है। ये आपका मडागास्कर हो गया और यहाँ पर आपको मोजाम्बिक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोटिस कीजिए। पहली बात तो ये मोजाम्बिक की लोकेशन, बहुत सारी इसकी यहाँ पे आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने को मिल रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जिम्बाब्वे वेस्ट में देखने को मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका यहाँ पे आपको सदर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इस्वातिनी आपको एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपको नदर्न साइड के ऊपर जो तंजानिया है और मलावी और जाम्बिया, ये कुछ और कंट्रीज पे आपको वेस्टर्न साइड के ऊपर आप इसके देखने को मिल जाएंगे, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट के साइड के ऊपर। अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ही इसी बात को क्या बोलते हैं हम, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे इसको बोला जाता है। ये इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मोजाम्बिक चैनल है ना, ये सेपरेट करता है। सर किसको सेपरेट करता है मोजाम्बिक चैनल? यहाँ पर आपके कुछ देश हैं, जैसे कोमोरोस हो गया, यहाँ पे आपका मेडागास्कर हो गया, इनको यहाँ पे सेपरेट करता है। और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज विद रिगार्ड्स टू जाम्बेजी रिवर। ये देख रहे हो रिवर, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाँ सर देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर्स हैं, पर आपको यहाँ पे ये जो मैं जाम्बेजी रिवर की बात कर रहा हूँ ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? जाम्बेजी रिवर एक्चुअल में ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इवन यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था कि जाम्बेजी रिवर कहाँ पे जाके ड्रेन आउट होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में जाके यहाँ पे ड्रेन आउट होती है। बाकी अगर मोजाम्बिक की बात करूँ तो पहले ये पोर्टुगीज की कॉलोनी हुआ करता था, बट बाद में 1975 के अंदर इसको इंडिपेंडेंस मिलती है, उसके बाद ये इंडिपेंडेंस डे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको इन पर्टिकुलर लोकेशंस के रिगार्डिंग पता होने चाहिए थे, ठीक है सर, पता लग गया, ओके। बेलग्राड रीजन, देखो रशिया ने क्या किया ना, अपने रेजिडेंट्स यहाँ से निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस ना और कुछ नहीं, बस आपको ये नाम पता होना चाहिए कि ये नाम कौन सी कंट्री के साथ है, क्योंकि यूपीएससी अगर पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि यार ये जो रीजन था ये कौन सी कंट्री के कंटेक्स्ट में न्यूज में था, क्या ये ईरान था, इजिप्ट था, या फिर ये अर्जेंटीना था। तो आपको बस पता होना चाहिए कि नहीं यार ये बात हो रही है बेलग्राड की, तो रशिया से बात हो रही है, दैट इज इट। इतना ही पढ़ना है और कुछ ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। केप वर्डे या फिर काबो वर्डे, इस पर्टिकुलर कंट्री को ना मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये कंट्री सर मैंने तो कभी नहीं सुनी, हाँ कोई बात नहीं, नहीं सुनी तो अभी सुना देते हैं। देखो यहाँ पे ये समझो, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में हम जानते होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे सेनेगल आप कंट्री जानते हैं, ये सेनेगल के अगर आप वेस्टर्न में साइड में जाओगे ना, तो यहाँ पर ये कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ये आप जान चुके हो कि सर ये अटलांटिक ओशन की आप बात कर रहे हो, अटलांटिक ओशन के अंदर आपको ये आइलैंड कंट्री आपको एक देखने को मिलती है। तो ये लोकेशन पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो केप वर्डे की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो तरह से डिवाइडेड है, दो आइलैंड्स के अंदर, एक है सोलावेंटो आइलैंड्स और एक है बारलावेंटो आइलैंड्स। तो इस तरह से ये डिवीजन यहाँ पे आपको वोल्केनिक आइलैंड्स में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लगभग ये 600 मतलब 620 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ अटलांटिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज प्राई, ठीक है, तो ये भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पोर्टुगीज बोली जाती है। एंड अगर मैं बात करूं देखो वेस्टर्न मोस्ट केप की, अब केप का मतलब तो आप जानते होंगे, केप जैसे केप ऑफ गुड होप हो गया, और भी केप्स आपने देखी होंगी। तो केप की जब हम बात करते हैं ना, ये क्या होता है, एक तरह का लैंड फॉर्म ही होता है जो कि एक बॉडी ऑफ वाटर के अंदर एक्सटेंडेड होता है। तो वहीं से इसका नाम है कैबो वर्डे या फिर केप वर्डे, आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर आपने बोला कि जो ये कंट्री है ये तीसरी ऐसी कंट्री बनी है अफ्रीकन रीजन के अंदर जिसको यहाँ पे हमने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो और कौन सी कंट्रीज, पहले दो कौन सी हैं? देखो एक तो आपका जो मॉरिशस है और दूसरा आपका अल्जीरिया। ये दोनों कंट्री ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर चुकी हैं। तो इसके बाद ये तीसरी ऐसी कंट्री बन चुकी है अफ्रीका के अंदर। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 43 कंट्रीज और एक टेरिटरी को यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया फ्री यहाँ पे डिक्लेयर ऑलरेडी किया जा चुका है। तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ भी गई होंगी। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक ही है विद रिगार्ड्स टू आपकी लोकेशन, दैट इज आइलैंड ऑफ रेसिडेंस का एडा। इसके बारे में क्या याद रखना है सर, इसकी बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये जो नाम है ना ये सर्बिया के अंदर है। न्यूज में इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे हॉर्सेस, बहुत सारे कैटल यहाँ पे
काफी दिनों से स्टार्व कर रहे थे, उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सर्बिया के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था। दैट इज इट। बाकी आप और चीजें आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, माउंट मरापी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ना पहले तो लोकेशन समझो। ये देखो नीचे देखो, इधर ये एरिया देख पा रहे हो जी सर। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, माउंट मेरापी, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना, ये माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये रिसेंटली अरप्ट हुआ। इसका मतलब ही क्या है, माउंट का मतलब तो माउंटेन ही है, मेरापी मतलब फायर, तो इसको माउंटेन ऑफ फायर बोला जाता है। देखो पहले तो आप जानते हो ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, ये हम सब ने बहुत बार डिस्कस किया है कि ज्यादातर जो आपको अर्थक्वेक्स हो गया, सुनामीज हो गया, वॉल्केनोज हो गया, ये सारे इसी रीजन के राउंड आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही मैसिवली यहाँ पे ना हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक और आपके सुनामीज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो माउंट मरापी है ना, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको इसको बता भी रहा था, आपको ये जो इंडोनेशिया के में आपको ये जगह देखने को मिलती है, ये है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये पडांग हाईलैंड्स ऑफ वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसा मैं आपको बता भी रहा था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है, जो कि एक हॉर्स शेप्ड का एरिया है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अगर आप नोटिस करोगे ना, तो लगभग 75% जो कि वॉल्केनोज आते यहाँ पे आते हैं, उनका 75% एक्टिव होते हैं, और इंडोनेशिया में ही अकेले 76 एक्टिव वॉल्केनोज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में यहाँ पर लोकेटेड हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। बाकी यहाँ पर ना कुछ लोकेशंस आप देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट पता क्या करूंगा कि आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करना और इन क्वेश्चंस को देखना। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट मेरापी, तो मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बता दिया। उसी तरह से जैसे आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपको माउंट एटना देखने को मिलेगा, सिसिली इटली के अंदर। स्ट्रॉम्बली आपको देखने को मिलेगा, इटली के अंदर ही ये भी। उसके अलावा आपका किलिनुआ हो गया, ठीक है ना, ये आपका यूएस में आपको देखने को मिल जाएगा, हवाई के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखोगे माउंट यासू, जो कि आपको वनाटू में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। बाकी रीयूनियन आइलैंड तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि इंडियन ओशन के अंदर है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो देखो मेंस में भी ना, आई थिंक 2021 या 22 की बात है, ठीक है, वहां पर यूपीएससी ने एग्जांपल पूछे थे कि कहाँ कहाँ पे इस साल वॉल्केनोज आए हैं। अदरवाइज प्रीलिम्स में भी इस तरह के लोकेशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज की लोकेशन है, जो कि मैंने आपकी पीडीएफ में दे रखी है, कुछ मैंने बता भी दी, बट इनको प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, एंड आई एम श्योर आपको ये काफी हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया सऊदी अरेबिया नेवल कॉपरेशन। देखो यहाँ पर ना बस आपको थोड़ा चीजें समझनी है एक एक्सरसाइज के बारे में, दैट इज अल मोहद अल हिंदी। ये अगर आपसे एक्सरसाइज पूछी जाए कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ बात हो रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया की। दरअसल में हुआ क्या था ना, कि जो सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ स्टाफ आपको देखने को मिल जाएंगे रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के, वो यहाँ पर इंडिया पे आए हुए थे, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे इंडिया और सऊदी अरेबिया में नेवल साइड के ऊपर बहुत सारा कॉपरेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज के बारे में, बाकी और बहुत सारे मैरीटाइम एवेन्यूज होते हैं। उसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत सारी मल्टीलेटरल चीजें भी होती हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारी और कंट्रीज भी होती है ना, वहां पर भी इंडिया और सऊदी अरेबिया का कॉपरेशन देखने को मिलता है। जैसे एक्सरसाइज मिलन, ठीक है, यहाँ पर ये जो मिलन एक्सरसाइज है इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी। अभी 2024 में ही ना, जब फरवरी महीना आएगा, तब मैं वहां पे आपको एक्सरसाइज मिलन के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2024 के बीच में एक्सरसाइज मिलन हमारे जो विशाखापट्टनम है वहां पर कंडक्ट कराई जाएगी। तो वहां पर सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। बाकी IONS यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम में भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया होता है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी दोनों हम यहाँ पे इंडिया सऊदी अरेबिया के अंदर कॉपरेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको एक्सरसाइज का नाम है ना, अल मोहद अल हिंदी, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग A23A। देखो इसकी ना आपको पहले तो लोकेशन समझ रही है। जब हम बात करते हैं ना अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका के अंदर आपको यहाँ पे वेडल सी देखने को मिल जाएगा। अब 1986 के अंदर ना जो A23A है, जो लार्जेस्ट आइसबर्ग इन द वर्ल्ड बोला जाता है जिसको, ये अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ कोस्ट से यहाँ पे ब्रोक ऑफ हुआ। तो इस तरह से ये ब्रोक ऑफ होके ये आप नोटिस कर सकते हो इस एरिया को, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना आइसबर्ग है एंड सबसे लार्जेस्ट है। एक तो आपके दिमाग में आएगा सर ये आइसबर्ग होता क्या है। देखो आइसबर्ग ना वो चीज होती है ग्लेशियर की या आइस शेल्फ की, जो कि टूट जाती है, उससे टूट के वो आइस जो है वो इस तरह से फ्लोट करने लग जाती है ओपन वाटर के अंदर, उसी को बोलते हैं आइसबर्ग। अब फ्लोट क्यों कर रही है, ऐसे मूव इधर उधर क्यों मूव कर रही है सर? अरे ओशियंस के अंदर हमें ओशन करंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है।
उसकी वजह से इधर उधर ये मूव करते रहते हैं अलग अलग जगह के अंदर, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला नोटिस करो, अगर मैं A23A की बात करूं तो ये लार्जेस्ट आइसबर्ग मैंने आपको बताई, ये टूथ शेप का होता है एंड नियरली 4000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर आप नोटिस करोगे ना, दिस इज नियरली, मतलब जो ग्रेटर लंदन है उसका भी डबल साइज का है, और इसमें लगभग 1 ट्रिलियन टन ऑफ पानी आपको देखने को मिल जाएगा, इतना फ्रेश वाटर है। आइसबर्ग का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। तो एक बात आपको दिमाग में आएगी, सर किस वजह से ये चीज होती है, आइसबर्ग बनते ही क्यों है। मैंने आपको क्या बताया, आइसबर्ग है क्या, जो किसी और ग्लेशियर से टूटने से बना है, ठीक है ना। तो टूटने के क्या कारण हो सकते हैं, अरे एक तो टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर होगा, गर्मी ज्यादा होगी, उससे मेल्ट होगा, उससे कहीं ना कहीं वो टूटेंगे ज्यादा, तो आइसबर्ग बनेंगे। दूसरा हो गया ओशन करंट्स, ओशन करंट्स आइसबर्ग्स को काफी लंबे डिस्टेंस के ऊपर ड्रिफ्ट करवा देते हैं। एट द सेम टाइम नीचे टॉपोग्राफी कैसी है, ठीक है ना, वो भी तो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंगली इसको अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ आइसबर्ग के अंदर। विंड पैटर्न, अगर मान लो बहुत ही तेज विंड्स वगैरह हैं, वो आइसबर्ग्स को कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी। साथ ही साथ आपकी सी के अंदर आपकी अगर आइस कितनी है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उस हिसाब से भी इसकी मोबिलिटी इफेक्ट होती है। आपकी जो टाइड्स वगैरह हैं वो भी इसको इम्पैक्ट करेंगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से डेफिनेटली देखो ग्लेशियल मेल्टिंग काफी तेज हो गई है, तो अकॉर्डिंगली आइसबर्ग का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ स्नो, अगर मान लो बहुत ज्यादा अकोमुलेट होगी तो उस वजह से स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस बनने की वजह से वहां पे क्या होती है, काल्विंग। काल्विंग क्या होता है, एक तरह से ना जब ग्लेशियर से कुछ हिस्सा आइस का टूट गया तो वो स्नो अकोमुलेशन भी होता है। एंड ऊपर से हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मान लो हम शिपिंग वगैरह कर रहे हैं, उससे भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें थी रिगार्डिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग A23A, जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, बाल्टिक पोर्ट ऑफ, ये आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी लोकेशन हमें जाननी है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे ये लोकेशन समझना, इधर इधर यहाँ पे, हाँ। तो रशिया ने ना रिसेंटली क्या किया है, ब्लेम किया है यूक्रेन को, क्योंकि यहाँ पर एक अटैक हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, ये रहा आपका बाल्टिक सी, और ये आपका ये बाल्टिक पोर्ट, ये वाला जो USD LUGA वाला, ठीक है। तो ये बाल्टिक सी के अंदर लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, फिनलैंड गल्फ इन रशिया। मैं पहले थोड़ा ना आपको इधर लेके चलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये रहा आपका बाल्टिक सी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ बॉथनिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी जो वाला आपको अटैक देखने को मिला है वो बिल्कुल यहाँ पे इस एरिया के ऊपर आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो एक तो गल्फ वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ कौन कौन सी कंट्रीज आपकी बाल्टिक सी को यहाँ पर टच करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल हमें 9 देश यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टिंग विद यहाँ से देखो, डेनमार्क हो गया, डेनमार्क के साथ ही आपको यहाँ पे जर्मनी, आपका पोलैंड, आपका रशिया, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन। तो दीज आर द 9 कंट्रीज जिनकी शोर लाइन है मतलब बाल्टिक सी के साथ। तो ये पहली बात तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल में ना अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपका अटलांटिक ओशन है, फिर उसके बाद आपका नॉर्थ सी आता है, फिर ये रहा आपका बाल्टिक सी इधर, समझे इस बात को। तो इस तरह से ये चीज होती है। बाकी गल्फ ऑफ बॉथनिया मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। एंड साथ साथ गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया आपका स्वीडन और फिनलैंड के बीच में देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड आपका फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी ना, मतलब ये बाकी चीजें भी देख सकते हो, स्ट्रेट ऑफ डोवर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब एक दो चीजें और आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज मैं और देख रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका नॉर्थ सी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका बाल्टिक सी देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपको लगेगा यार यहाँ दोनों पे ना, क्योंकि लैटिट्यूड दोनों का सेम है, तो यहाँ पर हो सकता है इनका टेम्परेचर वगैरह बिल्कुल सेम होना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्योंकि आप नोटिस करो कि जैसे मान लो जो ओशन या जो सीज वगैरह है, वो जितना आपके इक्वेटर से दूर मिलेंगे उतने ज्यादा ठंडे होंगे, पर ये तो सेम लैटिट्यूड पे है, तो इनका तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। नॉर्थ सी है ना, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है एज कम्पेयर टू बाल्टिक सी। नॉर्थ सी के अंदर जैसे आपको जो वार्मर ओशन करंट्स हैं, गल्फ स्ट्रीम्स वगैरह हैं, उनकी वजह से ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। बाकी बाल्टिक सी के अंदर बहुत सारी नदियां वगैरह आके गिरती हैं, उस वजह से बहुत सारा फ्रेश वाटर आता है, तो यहाँ पर थोड़ा कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, नॉर्थ सी थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, किस किस तरह से क्या लोकेशन थी। लोकेशन मैंने आपको बता दी, क्या क्या कंट्रीज यहाँ पे करती हैं। गल्फ मैंने आपको बता दी, गल्फ ऑफ रीगा आपको देखने को मिल जाएगी लातविया और एस्टोनिया के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये है आपकी गल्फ ऑफ रीगा बिटवीन
लातविया एंड एस्टोनिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको बाल्टिक सी के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। इनको प्लीज एक बार खुद भी एक बार रिवाइज कर लेना। मैंने आपको वैसे सारे पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं इस पर्टिकुलर मैप के ऊपर। एक जगह का नाम है तुवालू, दरअसल में एक कंट्री है। देखो अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने कुछ ही दिन पहले आपको यहाँ पे नाउरू कंट्री के बारे में आपको बताया था। सर ये कहाँ पे थी कंट्री? ये कंट्री थी पैसिफिक ओशन के अंदर। क्यों हमने पढ़ा था सर प्रीलिम बूस्टर के अंदर इसको? हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर इसको इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर जो कंट्री है ना, इसने अपने संबंध जो थे वो ताइवान के साथ तोड़ दिए थे और चाइना के साथ संबंध जोड़ लिए थे। सर ये तो हमें याद आ गया अब, बिल्कुल ठीक बात है। अभी पता क्या हुआ है, इसके बिल्कुल साथ में ही एक और आप कंट्री देख पाओगे, तुवालू। ठीक है, ये कंट्री बिल्कुल इसके साथ में ही आपको पैसिफिक ओशन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ना रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस के अंदर ना जो लीडर था, जो ताइवान को सपोर्ट करता था, वो लीडर की हार हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि शायद ये जो कंट्री है ना, ये भी ताइवान के साथ हो सकता है अपने रिश्ते तोड़ दे और चाइना के साथ अपने रिश्ते जोड़ दे। तो इस वजह से ये पैसिफिक ओशन की कुछ कंट्रीज के बारे में हमें जानना चाहिए। नाउरू कंट्री हम जान चुके हैं, यहाँ पे तुवालू भी हमने आज जान लिया है। ये भी आपको पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स को मिला के ये कंट्री हमें देखने को मिलती है, पॉलिनेशियन कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल भी आपको यहीं पर आपको वयाकू आपको यहाँ पे इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी। आप अगर थोड़ा और नोटिस करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपका हवाई है। ऐसा बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में बिल्कुल सेंटर में ये कंट्री यहाँ पर लाई करती है। एंड ध्यान रखना ये इक्वेटर के आपके सदर्न साइड के अंदर आपको दिखाई देती है। दिस लाइज साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है उसका भी मेंबर कंट्री कौन है? आपका तुवालू आपको कंट्री देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फुटूला लेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दरअसल में ना ये आपके नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आपको ये बहुत ही फेमस आपको लेक देखने को मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बोला है कि ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आप इसके आगे मत कीजिए। तो थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। देखो एक्चुअल में ना ये फुटूला लेक आपकी हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में जो भोसले किंग्स हैं नागपुर के, उनके साथ यहाँ पे इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये बनाया गया था। लगभग ये 200 साल से भी पुरानी यहाँ पे आपको लेक देखने को मिल जाएगी, जो कि 60 एकड़ से ज्यादा एरिया में स्प्रेड है। ठीक है, अब नोटिस करना यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इस लेक को, तो लेक के पीछे वाली साइड आप देख पाओगे कि फॉरेस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से 3 साइड्स के ऊपर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है और एक साइड के ऊपर आपको बीच देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारे फाउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा ना हमें हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ये भोसले किंग्स ऑफ नागपुर क्या है, इनके बारे में जान लेना चाहिए। देखो दरअसल में ना इस भोसले डायनेस्टी की बात करी जाती है कि 1730 के अंदर ये डायनेस्टी फाउंड हुई थी भाई राघुजी भोसले ऑफ बेरार। बाकी आप छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते ही होंगे, जो कि फाउंडर ऑफ मराठा अंपायर थे, तो वो इसके ही प्रोमिनेंट मेंबर थे। डायनेस्टी रूल की अगर हम बात करें तो इनका 17 से हमें रूल देखने को मिलता है, पर जैसे जैसे आप जानते हो शाहू वन जो थे, उनके आने के बाद से जो मेजर कंट्रोल था वो पेशवास के पास था। ठीक है ना, तो कुछ और एरियाज जैसे थंजावुर, नागपुर, कोल्हापुर, वहां से भी इन्होंने अपना रूल किया। पर इनके जो डिसेंडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके शिवाजी के जो सन्स हैं संभाजी और राजाराम, यहां से आपके जो भोसले ऑफ नागपुर और कोल्हापुर वाले, उनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। इसी तरह से थंजावुर के भी जो हैं वहां से भी डिसेंडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली नोटिस करो, ये भोसले डायनेस्टी की अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जो कि 1880 में था, उसकी डिफीट के बाद क्या किया, ब्रिटिश रूल को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था एंड ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंतर्गत ये काम करते रहे विद सम लोकल ऑटोनॉमी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर एक प्रिंसली स्टेट की तरह कंटिन्यू रहा अंटिल द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो इस तरह से इसकी लेगेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय के ऊपर भी आप कल्चरल एंगल के अंदर आप नोटिस करोगे तो इनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। गल्फ ऑफ ईडन, देखो यहाँ पे समझो कि इंडियन नेवी के द्वारा ना अपनी शिप्स और एयरक्राफ्ट को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि हम अपने सिक्योरिटी ऑपरेशन यहाँ पे इंक्रीज कर पाए। दरअसल में ना यहाँ पे देखो, ये आपका यमन के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है एडन, ADEN। ठीक है, इसी पोर्ट के नाम के ऊपर यहाँ का नाम पड़ गया क्या, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, अब नोटिस करो ये गल्फ ऑफ एडन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीजन बीइंग कि गल्फ ऑफ एडन आगे जाके ये देखो बाबल मंदेब स्ट्रेट एंड बाद में रेड सी। तो इस तरह से अरेबियन सी से अगर आपको जाना हो ना यहाँ पे रेड सी की तरफ, या फिर आगे जाके जो मेडिटेरियन सी की तरफ रास्ता पहुंचता है, वहां तक अगर आपने पहुंचना हो तो वहां पर गल्फ ऑफ एडन के थ्रू आप यहाँ पे पहुंच पाओगे। इसके अलावा आप एक दो चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये आपको यहाँ पे ना सोकोट्रा आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये तो आपका गल्फ ऑफ एडन ही था। यहाँ पर बीच में आपको ना ग्वारदफुल चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ये चैनल हमारी मैपिंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या अदरवाइज भी हमें इस चैनल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे ना गल्फ ऑफ एडन की, तो आपको नदर्न साइड के ऊपर यमन देखने को मिल जाएगा, नीचे साइड की आप तरफ आपको यहाँ पर आप जिबौती को देख सकते हो, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सोमालिया देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ रीजन्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। जो सोकाट्रा है ना, वो भी यहाँ पर आपको यमन का ही देखने को मिलता है, और यही था वो चैनल जिसकी मैं बात ऊपर कर रहा था। तो ये कुछ लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में ही ये जो पूरा एरिया है ना, पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चाहे पायरेसी की बात करो, चाहे टेररिज्म की बात करो, रिफ्यूजी स्मगलिंग की बात करो, तो उस वजह से गल्फ ऑफ एडन अपने आप में बहुत बार न्यूज़ में आया है। तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। ये सारी जो डिस्कशन है ये मैंने आपको बता भी दी है। कुछ मेजर हार्बर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये उनके कुछ नाम हैं जो इस एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ना देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके साथ भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी उसकी मैपिंग करवाई है, पर फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो पर्टिकुलर रीजन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बहुत ही लूजली डिफाइंड है। कहने का मतलब इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जनरली हम पता क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि 4 कंट्रीज हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और अर्थरिया। ये 4 कंट्रीज जनरली हम कंप्राइज करते हैं कि ये 4 कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। पर कई बार ना हम यहाँ पर कीनिया, युगांडा, सूडान और यहीं पर आपका साउथ सूडान भी है, इनको भी कई बार इंक्लूड कर लेते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की डेफिनेशन के अंदर। टेक्निकली 4 कंट्रीज ही हैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना, सोमालिया, अर्थरिया, इथियोपिया और जिबूती। पर कई बार इसको डिफाइन करते टाइम हम बाकी कंट्रीज को भी साथ में ले लेते हैं। इनफैक्ट ना एक और भी टर्म है, दैट इज ग्रेटर हॉर्न अफ्रीका, या फिर ग्रेटर हॉर्न रीजन, सॉरी। ग्रेटर हॉर्न रीजन के अंदर ना आपके जो बाकी 3 देश हैं, जैसे बुरुंडी, रवांडा और तंजानिया, ये रहे आपके बुरुंडी, रवांडा और तंजानिया। ये कंट्रीज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है जब हम बात करते हैं ग्रेटर हॉर्न रीजन की। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रिगार्डिंग। ऊपर की साइड जो गल्फ ऑफ एडन आता है, ठीक है, यहाँ पर, एंड एट द सेम टाइम आपको बाबल मंदिर स्ट्रिप और आगे के रीजन्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये गल्फ ऑफ एडन, ये आपका बाबल मंदिर स्ट्रेट, ये आपका रेड सी, और ये आपका सोमालिया, अर्थरिया, इथोपिया और जिबूती वाला जो रीजन है, इसके बारे में आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। पहली बात तो जब भी इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी रिवर के ऊपर है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेनाब रिवर की। चेनाब रिवर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रोजेक्ट्स बने हैं, उनमें से एक ये भी है, राइट। इसको किसने बनाया है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे बनाया गया है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको 850 मेगावाट देखने को मिल जाएगी, और ये क्या है, रन ऑफ द रिवर स्कीम है। अब आप सोचोगे सर, रन ऑफ द रिवर स्कीम या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं। देखो, ये वो वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं जहां पर ना, जहां से जैसे मान लो पानी आ रहा है, तो वो फ्लोइंग वाटर को ही हम यूज करते हैं उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर। यहाँ पर कोई रेजरवायर या स्टोरेज नहीं होता, ठीक है, पानी का हम स्टोर नहीं करते हैं। ये उसी से ही जो पानी फ्लो कर रहा है उसके माध्यम से हम एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और ये डैम किस तरह का है, ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। एक्चुअल में ना अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डैम की, तो आपको इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पिलवे के थ्रू यहाँ पे ये वर्क करता है, कंक्रीट का ये बना हुआ है। तो इस तरह से इसका वर्किंग अकॉर्डिंगली है। 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और 2 पावर स्टेशन भी होते हैं। चिनाब रिवर के बारे में देखो, आप सभी जानते होंगे, मैंने बहुत बार इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं ना, आपकी ये रही चिनाब रिवर। अब चिनाब रिवर दरअसल में 2 ट्रिब्यूटरीज है मेजर इसकी, आपकी एक चंद्रा और भागा, ठीक है। इन दोनों के मिलने से इसका नाम पड़ता है क्या, चनाब। और अगर आपने देखो अपनी हिस्ट्री बुक्स को पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि अस्किनी रिवर भी दरअसल में चेनाब को ही बोला जाता था। ये जो यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होती है ना, इसको बोलते हैं बारालाचा पास, ठीक है। बेसिकली हरियाणा हिमाचल के अंदर आपको बारालाचा पास ये देखने को मिल जाता है। वहां से अकॉर्डिंगली ये स्टार्ट ओरिजिन इसका हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो, हिमाचल प्रदेश हो गया, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर के अंदर भी होता जाता है, फिर आगे जाके ये सतलुज के अंदर अपने आप को फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे चनाब का, आप इस तरह से फ्लो भी आप देख पाओगे। ट्रिब्यूटरीज कुछ और भी नाम देख सकते हो, लेफ्ट बैंक के अंदर तवी रिवर, रावी रिवर, और राइट बैंक के अंदर आपकी मरुसुदार रिवर, जेलम रिवर, नीरू रिवर और आपकी कलनाई रिवर ये देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ पॉइंटर्स थे रन ऑफ द रिवर का, मैंने आपको मतलब समझा ही दिया। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नैनो डीएपी।
देखो कल जो हमने बजट डिस्कशन किया था थोड़ा सा मैंने उसके अंदर भी बताया था, पर थोड़ा इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल में है क्या ना, देखो जब हम बात करते हैं हमारी सॉइल की, तो वहां पर आप जानते हो हमारे पास सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सारे कहीं ना कहीं होंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होगी वो इंप्रूव होगी। अब देखो हमारे पास जैसे यूरिया होता है, अब यूरिया के अंदर सब चीजें होती हैं, बट मेजरली नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ना डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये डैप क्या है आपका, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें होते तो सभी हैं, बट कहीं ना कहीं फॉस्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखो इसका यूजेज, जैसे यूरिया का यूजेज भी बहुत ज्यादा है, डैप का भी यूजेज अच्छा खासा है। अब हमने पता क्या किया, हमने जैसे यूरिया की जगह हम लेके क्या आए थे सर, नैनो यूरिया, उसी तरह से हम डैप के साथ ही साथ इसका एक सब्स्टिट्यूट लेके आए हैं, दैट इज आपका नैनो डैप। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पाओगे, नई खोज नए लक्ष्य आ गया है, इफ्को नैनो डीएपी तरल, ठीक है, लिक्विड एक तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब होगा क्या, अगर मैं बात करूं ना 50 किलो का अगर मान लो बोरी है आपके डैप की, और एक तरफ है आपका 500 ml, ये इस तरह की बोतल 500 ml वाली नैनो डैप की, तो लगभग इसकी प्रोडक्टिविटी सेम होगी। अब फर्क देखो, ये अगर डैप ना डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये कितने का आता है सर, ये 1350 रुपए का आता है 50 किलो, और वो भी सब्सिडी देने के बाद, सरकार सब्सिडी देती है तब जाके इसका दाम 1350 रुपए के आसपास होता है। और ये जो मैं बात करता हूँ, ये जो बॉटल आप देख पा रहे हो नैनो डैप की, ये आती है 600 रुपए की, कितने की, 600 रुपए की, और ये बिना सब्सिडी के है। अगर सरकार इसके ऊपर और सब्सिडी देगी तो इसका दाम और कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो किसानों को भी देखो इससे सहूलियत होगी, उनकी जो खर्च उनका हो रहा था पहले डैप लगाने के अंदर, अब नैनो डैप की मदद से कहीं ना कहीं उनका खर्चा कम होगा, तो ये इनको फायदा हो जाएगा। बाकी देखो इफ्को ने ये चीज करी है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी की यूज करते हुए, तो ये बात भी है। और इफ्को का ना इसके ऊपर एक्चुअली पेटेंट भी है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली अगर कोई ग्लोबली इसको यूज करता है तो इनको भी यहाँ पे और फायदा हो जाएगा आपके इफ्को को। और ऐसा बताया जा रहा है इफ्को के द्वारा कि भैया इससे ना कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, राइट, और आपका जो क्रॉप यील्ड है ना वो आपका बढ़ जाएगा। बाकी सरकार का जो सब्सिडी बिल होता है वो तो कहीं ना कहीं कम होगा ही होगा, किसानों की इनकम यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्रॉप यील्ड इंप्रूव होगी। और एक्चुअल में आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं ना इन फर्टिलाइजर्स वगैरह की, तो अब देखो पहले था क्या, 50 किलो की बोरी लेके आनी पड़ रही थी, बहुत मुश्किल है यार 50 किलो की बोरी, को आसान बात थोड़ी है उसको लेके आना। और यहाँ पे अब आपको क्या लेके आना है सर, 500 ml की बोतल लेकर आनी है, जैसे वो होती नहीं कोक वाली बोतल, उतनी की है ये। अब मुझे आप बताओ, इसको किसको स्टोर करना आसान है, क्या 50 किलो की बोरी को या 500 ml की बोतल को? बड़े आराम से आप कह दोगे सर 500 ml की बोतल तो ऐसे ही स्टोर हो जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। और कहीं ना कहीं इसको स्टोरेज करना आसान है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, तो कहीं ना कहीं इसमें से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी फायदे हैं। बाकी चीजें तो आप यहाँ पे देख ही पाओगे कि हमारे फार्मर्स को भी फायदा होगा, एंड कहीं ना कहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपको कांडला गुजरात के अंदर, पारादीप उड़ीसा के अंदर आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप ये जो नैनो डीओपी था ना, ये आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट। देखो दरअसल में ना यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ये आप देख पाओगे, ये आपका राजस्थान, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश। आपको ना चंबल नदी के बारे में पता होगा, बिल्कुल सर, और चंबल की और ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी आप जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बनास रिवर के बारे में पता होगा। यहाँ पर ना इस रीजन के ऊपर थोड़ा अगर हम फोकस करें, तो यहाँ पर नोटिस करो, ये आपकी काली सिंध रिवर, ये आपकी पार्वती रिवर, ये बनास रिवर और ये चंबल रिवर। अब ये बात हो रही है दरअसल में इस एरिया की, ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न राजस्थान। अब यहाँ पर ना हम क्या कर रहे हैं, कुछ एरियाज के अंदर जैसे पानी ज्यादा होता है, कुछ के अंदर पानी कम होता है, स्पेशली ये जो बनास के आसपास का एरिया ना, यहाँ पे पानी कम होता है। तो हम यहाँ पे पता क्या कर रहे हैं, पानी को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझे। ये चंबल का जितना भी बेसिन है ना, इसी के अंदर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, उनके अंदर हम चाहते हैं कि जैसे कुछ महीने के अंदर, जैसे आपका काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, इनके अंदर पानी अच्छा खासा होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ से पानी डाइवर्ट करके हम कहाँ पे भेज दें, बनास रिवर के अंदर। तो उससे क्या होगा, उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पाओगे, आपका आपका अलवर हो गया, भरतपुर, ढोलपुर, इन सभी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना आपके ईस्टर्न राजस्थान के, यहाँ तक पानी और इंडस्ट्रियल वाटर कहीं ना कहीं पहुंच पाएगा। एक्चुअल में क्या है ना, राजस्थान का अगर आप नोटिस करो, राजस्थान हमारी देश का 10% लैंड ऑक्युपाई करता है, पर यहाँ पर सिर्फ जो सरफेस वाटर की बात है तो लगभग वो 1% है पूरी कंट्री का, और ग्राउंड वाटर 1.7% है। तो जब पानी इतना कम मिला है राजस्थान को, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करनी चाहिए कि कनेक्टिविटी के माध्यम से, मतलब इनको लिंक करते हुए हम इंश्योर करें कि पानी सही जगह तक पहुंच पाए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर
पार्वती, कालीसिंध, चंबल है, ये तीनों नदियों के नाम के ऊपर है। लिंक प्रोजेक्ट क्या है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में से एक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसको फॉर्मुलेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इन 1980। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी अभी स्टडीज वगैरह चल रही हैं, कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर ये चीज जब हो जाएगी तो लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। बाकी आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में जानते होंगे। 1980 के अंदर हमारा एक प्लान आया था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। यहाँ पर 30 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए थे, उनमें से एक ये भी है। बाकी आप जो एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो पहला प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत, तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। यहाँ पर हिमालयन रिवर्स की भी बात करी गई है एंड कहीं ना कहीं आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है इन दिस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। बाकी जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये जो आपका था पार्वती, कालीसिंध, चंबल के बारे में, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं एंड इसके हिसाब से आपकी वाटर सप्लाई भी मिलेगी आपके डिस्ट्रिक्ट्स को और इरिगेशन की फैसिलिटीज भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, चंबल रिवर के बारे में आप देख भी सकते हो, बाकी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, जैसे बनास हो गया, आपका कालीसिंध, पार्वती, ये कुछ यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी ट्रिब्यूटरीज तो टोटल अपने आप में बहुत सारी हैं इसकी। तो यहाँ पे इसका ड्रेनेज जो होता है, एक्चुअली इसकी जो स्टार्टिंग होती है इस चंबल रिवर की, वो आपके महू मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी विंध्यन रेंजेस होती हैं वहां से। ठीक है, भड़काला फॉल्स यहाँ पे आप देख भी सकते हो। बाकी इसका ड्रेनेज जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, तीनों स्टेट्स में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यमुना को ज्वाइन करती है आगे जाके ये जलाउं डिस्ट्रिक्ट के पास। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे आज के डिस्कशन के जो आपको जानने चाहिए थे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज आपका फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी और 5 साल के लिए और अप्रूव कर दिया गया है। देखो क्या काम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, आप नाम से ही समझ पाओगे, फ्लड मैनेजमेंट, ठीक है, बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। तो दरअसल में हो क्या रहा है ना, इसके माध्यम से आपकी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ गाइडेंस और कुछ असिस्टेंस देती है ताकि उनके एरियाज के अंदर फ्लड मैनेजमेंट को हम मैनेज कर पाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर दरअसल में स्कीम के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो हो गया आपका फ्लड मैनेजमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी असिस्टेंस देगी प्लस स्टेट भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर, एंड उस हिसाब से फ्लड कंट्रोल के काम हो गया, इरोजन के रिगार्डिंग इश्यूज हो गया, ड्रेनेज डेवलपमेंट हो गया, एंटी-सी रीजन हो गया, इस तरह के क्रिटिकल वर्क्स को यहाँ पे टेकअप किया जाता है। 522 प्रोजेक्ट थे इसके अंतर्गत, उसमें से 427 तो कंप्लीट भी हो चुके हैं। उसके अलावा ये तो चलो फ्लड मैनेजमेंट वाला पार्ट हुआ। बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ना आपको जो डील करना है वो आपको इंटरनेशनल या फिर नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी डील करना है। तो इस पर्टिकुलर के अंदर ना क्या होता है, सेंट्रली ही फंड करता है इसको, एंड यहाँ पर आप अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन एरियाज के अंदर कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारे यहाँ पे कैसी एक्टिविटीज हो गई हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि बॉर्डर की ना हमारी सिक्योरिटी भी हो पाए एंड कहीं ना कहीं प्रॉपर यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का भी इंस्टॉलेशन हो पाए। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बात कौन सी मिनिस्ट्री की हो रही है, हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री की यहाँ पे हो रही है, ताकि हमारे डिफरेंट जो एरियाज हैं, टाउन, विलेजेस, ये सारे प्रोटेक्ट रह पाए इस तरह के इश्यूज से, इनको हम बचा पाए। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंसेस सेकंड ड्राइस्ट जनवरी सिंस 1901, ऐसा IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बोलना है। जब भी जनवरी महीना गया ना, वो सेकंड ड्राइस्ट मंथ था सिंस 1901, ऐसा यहाँ पर हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया है। देखो एक्चुअल में ना इस बार अगर हम बात करें तो जनवरी के अंदर बारिश हुई ही नहीं है। अभी कल जाके बारिश हुई है दिल्ली के अंदर, थोड़ी परसों भी हुई थी, ठीक है, 31 जनवरी को हुई थी थोड़ी बहुत, पर उससे पहले हार्डली कोई बारिश हुई है ड्यूरिंग द मंथ। और इवन अगर हम बात करें हमारे हिमालयंस की या फिर बहुत सारे जो अलग अलग पहाड़ वगैरह देखने को मिलते हैं नदर्न इंडिया के अंदर, वहां पर भी बहुत ही कम स्नोफॉल हुई है। एक्चुअल में ना कारण इसके पीछे का क्या है, इसके पीछे का कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो जो सर्दियों के अंदर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है ना नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उसके पीछे कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? देखो ये होते हैं हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है सर, हम जानते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। दरअसल में ना ये आप रीजन देख पा रहे होंगे, मेडिटेरियन सी वाला रीजन, यहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। यहां से ओरिजिनेट होके ये धीरे 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 ऐसे ट्रेवल करते हैं, बेसिकली जैसे आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ पर धीरे धीरे करके बारिश करते हुए आते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये एंटर करके यहाँ पर बारिश कराते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मेजर इन एरियाज के अंदर काफी अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिल जाती है। तो जनवरी और फरवरी का मंथ होता है जब मेजरली हमें ये देखने को मिलता है। इस बार ये थोड़ा सा हमें डिलेड देखने को मिला। ध्यान रखना ये क्या है, ये एक नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना, जो कि हमें जनवरी फरवरी के मंथ में देखने को मिलती है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। बाकी आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, ये वेस्टर्न से वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करता है, इसलिए इसका नाम है वेस्टर्न। बाकी डिस्टर्बेंस का मतलब तो आप जानते हो, डिस्टर्ब या फिर
रिड्यूस्ड एयर प्रेशर जहाँ पे होता है उसके नाम के ऊपर ये रखा गया है। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि अगर ये चीज अब नहीं हो रही है या बारिश बहुत कम हो रही है, इससे बहुत सारे नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब वीट की फसल है, ठीक है ना, अब देखो हमने 2-3 महीने पहले लगाई थी, 2 महीने पहले लगभग। अब ये जो विंटर के अंदर बारिश होती है ना, इससे फायदा होता है इस फसल को, पर अब क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम हुई है रेनफॉल, तो राबी क्रॉप को इससे काफी नुकसान होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, जैसे आपका एप्पल प्रोडक्शन, उसको यहाँ पे नुकसान होगा कि बिल्कुल आपका प्रोलॉन्ग ड्रॉट था, मतलब बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई एंड लैक ऑफ स्नो की वजह से एप्पल प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। बाकी अगर आप नोटिस करो, अगर अभी पानी कम आया यानी कि बारिश कम हुई, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमारे रिवर्स एंड लेक्स हैं उनमें पानी कम रहेगा एंड शायद हो सकता है कि जो गर्मियों के महीने में जो बारिश वगैरह होगी या पानी वगैरह इनके अंदर बहुत कम हो जाएगा। ये एक इशू है। बाकी ऊपर से आप नोटिस करो, यार दिल्ली में ना हमें पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, पोल्यूशन तो है ही है दिल्ली में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दिल्ली में बारिश हो जाती है तो ये क्या होता है सर, जो भी पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा कम हो जाएगी अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एंड अकॉर्डिंगली हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो अगर दिल्ली में पोल्यूशन नहीं ना हुई जनवरी के अंदर, सॉरी दिल्ली में अगर बारिश नहीं ना हुई जनवरी के अंदर, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का लेवल हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे इश्यूज हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ना होने की वजह से जो हमें नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से ना हमें इसकी इंटेंसिटी के अंदर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की इंटेंसिटी के अंदर एक कमी देखने को मिल रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड कहीं ना कहीं इनमें एक साउथवर्ड डिप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले जो बारिश नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हो रही थी, अब वो धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। ये अपने आप में बहुत ही चिंता का कारण है। देखो इस बार के एग्जाम के लिए ना आपका ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो एक तो आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ना, जैसे आपका एल नीनो हो गया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी एक अच्छी खासी बनती है। रीजन बीइंग कि इस बार आप देखोगे कश्मीर वगैरह के अंदर हार्डली कोई स्नोफॉल हुई है एंड इसके पीछे आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ड्रास्टिक फॉल होना, आपका एल नीनो ईयर होना एंड साथ ही साथ जो आपकी जेट स्ट्रीम है उसका प्रेजेंस ना होना, यानी कि वो एब्सेंट होना, कहीं ना कहीं ये कारण माने जा रहे हैं कि इस बार जो कश्मीर वगैरह के अंदर बारिश या सॉरी स्नोफॉल नहीं हुई है। तो ये तीनों टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन से क्लियर होने चाहिए। आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी, एल नीनो भी और जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, ये टॉपिक्स। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पृथ्वी स्कीम। सर ये पृथ्वी क्या है? देखो पृथ्वी स्टैंड करता है पृथ्वी विज्ञान के लिए। क्या अर्थ इस चीज का? देखो अभी क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है पृथ्वी विज्ञान को, जो कि एक रिसर्च स्कीम है लगभग 4800 करोड़ के आसपास। एक्चुअल में ना मैं आपको बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे स्कीम को रन करेगी। होता क्या है ना, जैसे आपके अर्थ सिस्टम साइंसेज के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हो, बिल्कुल सर, उसी तरह से आप जानते होंगे क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर क्या होता है? क्रायोस्फेयर आपका जो फ्रोजन पार्ट होता है ना, जहाँ पे बर्फ वगैरह जमी हुई है काफी लंबे टाइम से, उसको यहाँ पे बोलते हैं। बायोस्फीयर तो आप जानते हो जहाँ पे लाइफ सस्टेनेबल हो। हाइड्रोस्फीयर वाटर के साथ लिंक हो गया। जियोस्फीयर आपका लिंक होता है जो भी धरती के जो आपके सॉलिड पोर्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ओशियनिक क्रस्ट हो गया, आपके अर्थ के इंटीरियर के अलग अलग लेयर्स होंगी, वो सारे यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाते हैं। अब एक्चुअल में ना हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्कीम्स चल रही थी, ठीक है ना, कुछ ऑलरेडी सब स्कीम्स चल रही थी, उसको पृथ्वी ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सर क्या स्कीम्स चल रही थी? देखो एक था अक्रॉस। अक्रॉस क्या है? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। यहाँ पे मैंने बताया ना एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग काम हुआ, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग? देखो यहाँ पे है कि हम अपने क्लाइमेट को बेटर कैसे समझ पाए, एटमॉस्फेयर के वेदर को कैसे प्रोडिक्ट कर पाए, फोरकास्टिंग जो होती है वो यहाँ पे उसके लिए फोकस कौन करता है? अक्रॉस। उसी तरह से ओ स्मार्ट क्या है? ये हो गया आपका ओशियन के लिए। देखो ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये आपका हाइड्रोस्फेयर हो गया। मैंने बताया ना 5 कंपोनेंट्स, तो इस तरह से 5 सब स्कीम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ओशियन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की बात है। पेसर के अंतर्गत क्या हो गया? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, ये आ गया क्रायोस्फीयर के रिगार्डिंग, कि आपके अंटार्कटिका, इंडियन आर्कटिक हो गया, इन रीजन्स को एक्सप्लोर करना। उसके साथ ही साथ सीज्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस, ये आ गया, जियो साइंस कंपोनेंट भी आ गया कि अर्थक्वेक के ऊपर फोकस करना, बाकी जो ग्राउंड मूवमेंट्स होती हैं उनके ऊपर फोकस करना। एंड लास्टली है रीच आउट। रीच आउट क्या है? रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। यहाँ पर बच्चों को अर्थ सिस्टम के रिगार्डिंग अवेयरनेस वगैरह जनरेट करवाई जाएगी। ये है आपके 5 जो सब स्कीम हमें पृथ्वी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो इसने पृथ्वी ने इन 5 सब स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया है ताकि हमें चीजों की बेहतर जानकारी होती रहे। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, आपके फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव्स,
अर्थक्वेक्स, इनके अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इशू कर पाएंगे, एंड साथ ही साथ हमारे आर्कटिक, अंटार्कटिका और हिमालयस की बेटर एक्सप्लोरेशन हम यहाँ पे कर पाएंगे। आई होप आपको पृथ्वी स्कीम समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, इज ला नीना कमिंग मेकिंग अ कमबैक। देखो एल नीनो, ला नीना, ये सब चीजें आप शायद कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे, बट चिंता मत करो, अभी मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन के अंदर आप एक देख पाओगे ईस्टर्न वाली साइड, और एक आप यहाँ पे देख पाओगे वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न वाली साइड आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो, एंड ईस्टर्न साइड आप यहाँ पे पेरू हो गया, इसको आप देख पाओगे। एक्चुअली एक तो होती है नॉर्मल कंडीशन, जब होती है नॉर्मल कंडीशन उस केस में क्या होता है, आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेटोरियल विंड्स की वजह से पता क्या होता है, इक्वेटोरियल विंड्स नॉर्मली मूव करती हैं, एंड उस वजह से जो वार्म वाटर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड इकट्ठा हो जाता है। और ऑन अब वार्म वाला वाटर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आपका इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर आपकी लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं। लो प्रेशर कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर होती है अच्छी खासी बारिश। अच्छी खासी बारिश आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी, एंड इवन इंडिया और जो आपके साउथ एशिया के दूसरी कंट्रीज हैं उनमें भी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं आपके ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाली साइड, यानी कि पेरू वाली साइड की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो आपका पानी यहाँ पे आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, और यहाँ पर पानी कम रह गया, तो होगा क्या, इस केस में ना नीचे की साइड से जो न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उस जगह को भरने के लिए। अब न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर अब कहाँ पे आ चुका है, आपके आपके पेरू वाली साइड के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फिशेस बहुत सारी आएंगी, क्योंकि अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो पेरू वाली साइड के ऊपर आपको अच्छी खासी फिशिंग इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। पर ये तो होती है सर आम जिंदगी, नॉर्मल ईयर। पर अगर मान लो यही कंडीशन को मैंने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, यानी कि कहने का मतलब क्या, पहले जो गर्म पानी आपका ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आ रहा था वो अब बहुत ज्यादा गर्म आएगा, एंड इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बारिश होगी, एंड इंडिया में और बाकी रीजन्स में भी अच्छी खासी बारिश होगी, एंड सिमिलरली पेरू में भी अच्छी खासी फिशेज आपको देखने को मिल जाएंगी। जब ये नॉर्मल ईयर आपका एग्रेवेट हो जाता है उसी को बोलते हैं ला नीना। जिस साल इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है तो वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड इट इज ला नीना, ठीक है। पर सर ये एल नीनो क्या होता है, ला नीना तो आपने समझा दिया, एल नीनो में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। उस केस में पता क्या होता है, आपकी जो ईस्टर्ली विंड्स थी वो वीकन हो जाती हैं। पहले जो गर्म पानी आपका मूव करते करते ऑस्ट्रेलिया वाली साइड जा रहा था, अब क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स वीकन हो चुकी हैं तो ये उल्टा क्या हो जाता है, आपका जो पेरू वाली साइड है, जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाली साइड है, वो थोड़ा वहां पे वार्म वाटर ज्यादा हो जाता है, आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के ऊपर कोल्ड वाटर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इस चक्कर में क्या होता है, अब बारिश कहाँ पे होगी सर, अब बारिश होगी आपकी पेरू वाली साइड के ऊपर। ऑन द अदर हैंड आपके ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पड़ जाएगा सूखा, एंड इंडिया में भी जो बारिश होने जा रही थी उसमें भी एक कमी देखने को मिल जाएगी। ये होता है एल नीनो ईयर। अभी क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो हो सकता है कि आने वाले मतलब इस साल के अंत तक या अगले साल की स्टार्टिंग में हमें ला नीना वापस से देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो टाइम चल रहा है थोड़ा एल नीनो वाला ही टाइम चल रहा है, थोड़ा बारिश अभी यहाँ पे डैम्पन होती हुई हमें देखने को मिली है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन अ ईयर और सो वी विल बी बैक टू ला नीना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। यहाँ पर हमें चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर देखने को मिलते हैं इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन हर 3 से 7 साल के अंदर, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिए, एल नीनो क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है वो भी आप समझ गए होंगे, एंड सिमिलरली आपका जो ला नीना होता है उसका इंपैक्ट भी आप समझ गए होंगे, एंड ला नीना की वजह से इंडिया में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल जाती है। 2021-2022 में काफी अच्छे खासे हमें बारिश देखने को मिली थी, और उनके पीछे का एक कारण ला नीना ही था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। कल मैंने आपको इसी के रिगार्डिंग होमवर्क भी दिया था। यहाँ पे देखो पूछ रहा है एनसो के बारे में, और पूछ रहा है कि एल नीनो के टाइम के ऊपर टेम्परेचर आर लोअर देन नॉर्मल ओवर ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न वाले पार्ट की, तो क्या ये बात ठीक कह रहा है कि एल नीनो में ऐसी चीज होती है कि टेम्परेचर आपके लोअर देन नॉर्मल होते हैं एल नीनो के अंदर? अरे याद करो, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी पीछे, तो यहाँ पर लोअर देन नॉर्मल नहीं, वो तो हायर देन नॉर्मल होंगे ना, तभी तो यहाँ पे वार्म वाटर होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी जो पहला स्टेटमेंट था। दूसरे की बात करें, ला नीना के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होते हैं ईस्टर्न सेंट्रल के ऊपर, ये बात भी बिल्कुल उल्टी यहाँ पे लिख दी गई है। तो दरअसल में दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पर क्योंकि उसने क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अरप्शन ऑफ फ्रेश प्रोटेस्ट इन सेनेगल। देखो सेनेगल के अंदर ना एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे, पर कुछ उनके कारणों की वजह से कुछ पोस्टपोनमेंट होगी, एंड काफी मैसिव लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ना सेनेगल की हम लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं।
ये देखो, जब हम बात करते हैं ना आपके वेस्टर्न अफ्रीका की, तो वहां पर आपको ये देश देखने को मिल जाएगा सेनेगल। थोड़ा सा आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर भी आप देख पाओगे, ये आपका रहा सेनेगल कंट्री। यहाँ पर अटलांटिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। ये आपका सेनेगल जो है, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा ना आप एक चीज बताओ, मैंने आप लोगों को ना पिछले कुछ दिनों के अंदर साहेल रीजन के बारे में समझाया था। जानते हो ना साहेल रीजन के बारे में? साहेल रीजन एक्चुअली आपका अफ्रीका के अंदर एक ऐसा रीजन है जहां पर आपको ऊपर वाली साइड थोड़ा सेमी एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी सारे डेजर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, एंड उस वजह से काफी ये एरिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो ये जो सेनेगल है ना, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ साहेल रीजन। ये बात एक तो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। और थोड़ा अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, साहेल रीजन की जो कंट्री आपकी जो बॉर्डर्स है वो अलग अलग कंट्रीज का टच होते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये जाननी पड़ेगी कि ये देखो, यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिलती है, गैम्बिया। कौन सी कंट्री सर? गैम्बिया। ये देखो, अब समझ रहे हैं इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ये है आपका सेनेगल, ठीक है, और गैम्बिया क्या है सर? ये रहा आपका गैम्बिया, ये। तो एक्चुअल में ना गैम्बिया, व्हाट इज गैम्बिया? गैम्बिया इज एक्चुअली इनक्लेव्ड विद इन सेनेगल। सेनेगल के अंदर ही एक देश है जिसका नाम है क्या? गैम्बिया, ठीक है। इसके अलावा आपका मॉरिशियाना हो गया, और आपका माली हो गया, इनके साथ, और आपका नीचे गिनी हो गया। इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ यहाँ पे इसका बॉर्डर टच होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, एंड इवन आपका गिनी बिसाऊ एक कंट्री है, ये 4 कंट्री के साथ बॉर्डर टच होता है, और गैम्बिया तो एक्चुअली इसके अंदर ही एनक्लेव्ड है। इसके साथ ही ना यहाँ पर एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सेनेगल रिवर। ये जो सेनेगल रिवर है, ये सेनेगल और आपके मॉरिशियाना, इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरह की बॉर्डर का काम भी करती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से और साहेल रीजन के पर्सपेक्टिव से, जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिसअपीयरिंग ईस्ट अफ्रीकन ग्लेशियर्स। देखो, अगर आप पिछले 3-4 साल का यूपीएससी का पैटर्न देखो ना, तो कई बार ऐसा आया है कि कौन सी लेक यहाँ पे डिसअपेयर हो गई है, कौन सी ऐसी लेक है जो काफी तेजी से आपकी खत्म होती जा रही है। तो कुछ ऐसी लेक्स के बारे में ही ना आपकी जो जर्नल है एनवायरमेंट रिसर्च, उसके अंदर बात करी गई कि अगर हम बात करते हैं आपके ईस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन की, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ लेक्स हैं जो बहुत तेजी से, सॉरी, जो ग्लेशियर्स हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पर डिसअपियर कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे एक मेजर बात करी गई है, यहाँ पे आपको तंजानिया आपको देखने को मिल जाएगा इस एरिया के अंदर। तो तंजानिया के अंदर अगर हम बात करें, तो आप लोगों ने ना शायद माउंट किलिमांजारो के बारे में सुना होगा। एक बेसिकली वॉल्केनो है, वहीं पर आपको जो नदर्न आइस फील्ड, सदर्न आइस फील्ड, कर्स्टन ग्लेशियर, ये ग्लेशियर्स काफी तेजी से आपके श्रिंक होते जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। दिस एरिया बिलोंग्स टू आपका ईस्टर्न अफ्रीका। उसी तरह से रेवेंजोरी रेंज, ये भी बिल्कुल यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये रही रेवेंजोरी रेंजेस। यहाँ पर आपको माउंट स्टैनले, माउंट स्पिक एंड माउंट बेकर, युगांडा आपका या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से आपको जो कीनिया भी बिल्कुल उसके पास में देखने को मिलता है, वहां पर नॉर्दरी एंड डार्विन ग्लेशियर, लुइस ग्लेशियर, ये कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी तेजी से यहाँ पर श्रिंक हुए हैं। तो इनके नाम हमें थोड़े से आइडिया होने चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया के अंदर है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो है। यहीं पर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, मतलब माउंट किलिमंजारो ही इसकी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाती है। और 3 डिस्टिंक्ट तरह के वॉल्केनिक कोन्स, जैसे आपको किबो, ओवेंजी एंड शिराकोबो, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका अर्थ क्या है? डीग्लेशिएशन। डीग्लेशिएशन क्या होता है? एक तरह से ग्लेशिएशन होता है पहले तो, जिससे आपके ग्लेशियर्स बनते हैं, और ग्लेशियर्स का छोटा होना, उनका मेल्ट होना, कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं डीग्लेशिएशन। और अगर आप खुद सोचो, अगर आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाएंगे तो कहाँ जाएगा उनका पानी? उनका पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे सी लेवल्स के अंदर राइज करेगा, उसको बढ़ा देगा, एंड इसकी वजह से आपका आइस मास भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, एंड इसका इम्पैक्ट हम सबके ऊपर डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज सुदर्शन सेतु, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। अब इसका क्या अर्थ है? देखो, एक्चुअल में आपको मैं समझाता हूँ। अगर आप बात करोगे ना गुजरात स्टेट की, तो गुजरात में आपको द्वारका सिटी आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ना एक आपको छोटा आइलैंड देखने को मिलेगा, बेट द्वारका के नाम से, ठीक है। और यहीं पर बिल्कुल पास में आपको ओखा करके एक जगह मिल जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये ओखा और ये जो बेट द्वारका, इन दोनों को यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है सुदर्शन सेतु ब्रिज। डू यू गेट द पॉइंट?
तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर? ओखा मेनलैंड को आपके बेट द्वारका आइलैंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। देखो एक्चुअल में इस कनेक्टिविटी से पता क्या होगा, जब हम इसको कनेक्टिविटी इसकी जैसे हो जाएगी, अब मतलब हो चुकी है, तो इससे आपके जो श्रद्धालु है उनके लिए टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली जिसको भी विजिट करना होगा तो आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह बहुत मेजरली सर्व कर पाएगा, एंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देखो प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, उन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। इवन आपने ना देखा होगा प्रधानमंत्री जी कुछ पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, यहाँ पर उन्होंने डाइविंग भी करी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे एक सिग्नेचर ब्रिज है जो कि एक टेक्निकली एक सी लिंक है, गुजरात के लिए पहला है ये, और ये 4 लेन ब्रिज है जहां पर इसकी लेंथ होगी 2.32 किलोमीटर। पर इसके अलावा ना एक पीछे से एक रोड आ रही है अप्रोच रोड, तो वो 2.45 किलोमीटर की है। तो अगर आप टोटल लेंथ देखना चाहो तो लगभग वो 4.7 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 978 करोड़ के थ्रू जिसको सर यूनियन गवर्नमेंट ने फंड किया है, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बना है। नेशनल हाईवे 51 का ये आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसकी क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ किस तरह से आपका ये बेट द्वारका में सिचुएटेड है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे इसके जो पिलर्स हैं यहाँ पे, वहां पर भगवत गीता हो गया और लॉर्ड कृष्णा के इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर सोलर पैनल्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रखे हैं यहाँ पे साइडों में, तो उस हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे जनरेट की जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे सुदर्शन सेतु, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज के बारे में जो आपको जानने चाहिए थे। नेक्स्ट चलते हैं टिग्रे रीजन की तरफ। देखो टिग्रे रीजन सर पहले भी पढ़ाया हुआ है बिल्कुल, पर काफी टाइम हो गया था, ठीक है, 4-5 महीने पहले पढ़ाया था, तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अभी क्या हुआ, टिग्रे रीजन के अंदर लगभग 400 इथियोपियंस की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, भूखमरी की वजह से, एक तरह से बिल्कुल 400 लोगों की हमें यहाँ पे डेथ देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर ना पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बार ये देखो, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन समझना, ये आपका इथियोपिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज इथियोपिया, दिस इज इरित्रिया, दिस इज आपका जिबूती, एंड दिस इज योर सोमालिया। ये 4 कंट्रीज आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखो इस पर्टिकुलर जगह की जो मैंने मैपिंग है वो तो आपको कई बार बताई भी है कि रेड सी हो गया, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है। तो दरअसल में ना अगर हम बात करते हैं, देखो ये आपका इथियोपिया है, इसी में आपको इधर देखो, ये आपका इथियोपिया है, इसके नदर्न साइड के ऊपर ये जो रीजन आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं टिग्रे रीजन, ठीक है ना। टिग्रे रीजन अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है क्योंकि इरित्रिया और ऊपर वाली साइड आपका इथियोपिया के साथ साथ इरित्रिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो है ये कौन सी कंट्री के अंदर? इथियोपियन कंट्री के अंदर ही। ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको पता होने चाहिए। बाकी यहीं पर आपको एडिस अबाबा आपको देखने को मिल जाएगा इथियोपिया के अंदर ही। एक्चुअल में एडिस अबाबा जो आपका अफ्रीकन यूनियन है ना, एयू, आप जानते हो एयू को हमने मेंबर भी बना है, अभी G20 का मेंबर जब इंडिया के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स आपको एडिस अबाबा में ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे टिग्रे रीजन की, तो ये एक माउंटेनियस लैंडस्केप्स आपको देखने को मिलते हैं, और इस वजह से माउंटेन्स की वजह से ना जब भी ग्रीक्स, टर्क्स या इटालियंस का अटैक हुआ, उसके अगेंस्ट इस पर्टिकुलर टेरेन को यूज किया गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे एथनिसिटी आप देख पाओगे कौन कौन से लोग रहते हैं। बाकी नॉर्थ की तरफ एरित्रिया हो गया, वेस्ट की तरफ आपको सूडान देखने को मिल जाएगा, और सदर्न साइड के अंदर ना अम्हारा रीजन है। एक्चुअल में ना ये रीजन भी थोड़ा न्यूज में रहता है। दरअसल में ये ऊपर वाला रीजन आपने देखा कि ये क्या है, टिग्रे रीजन, उसके आपके साउथ की साइड आपको देखने को मिलेगा अम्हारा रीजन। ये रीजन भी कुछ ना कुछ कारणों की वजह से न्यूज में रहा ही है ओवर द टाइम, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आप एक चीज और नोटिस करो कि एक ना कुछ दिन पहले हमने नाइल रिवर के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। देखो जो नाइल रिवर है ना, वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है सर? वो इथियोपिया से ही स्टार्ट होती है। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो देखो यहाँ पे आती है व्हाइट नाइल, मैंने उस दिन गलती से ब्लैक बोल दिया था, पर ये व्हाइट नाइल ही है, ठीक है। एक तो है व्हाइट नाइल, और इधर से आपकी क्या आती है सर? ब्लू नाइल, और जब ये मिल जाती है बन जाती है नाइल रिवर। तो व्हाइट नाइल जो आती है वो आती है लेक विक्टोरिया, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तंजानिया के पास में। ऑन द अदर हैंड जो आपकी ब्लू नाइल है वो आती है आपकी लेक ताना, ठीक है, TANA, इससे यहाँ से निकलती है। ये कहाँ पे है सर? सर ये इथियोपिया में है, समझे इस बात को। तो इस वजह से ये मैपिंग भी आपको पता होना चाहिए। लेक ताना लार्जेस्ट लेक है इथियोपिया की, जो कि ब्लू लाइन रिवर का सोर्स भी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे ताकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टिग्रे और अम्हारा रीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो मैपिंग पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुआना के रिगार्डिंग। थोड़ा सा बस इसको गुआना को पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ हमारी जो कैरिकॉम कम्युनिटी है, कैरिबियन कम्युनिटी, थोड़ा हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे। दरअसल में गुआना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं, तो थोड़ा सा पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना गुआना की, यहाँ पे आप पिक्चर में देखना, ये रहा आपका सदर्न अमेरिका,
ठीक है ना। जब मैं बात करता हूँ सदर्न अमेरिका की, हमने पिछले दिनों सूरीनाम के बारे में भी पढ़ा था। अब उसी के साथ में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, दैट इज आपका गुआना। ठीक है, सूरीनाम के आपको वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर मैं बात करती हूँ ना गुआना की, तो आप देख पाओगे गुआना एक साइड से सूरीनाम से, उसी तरह से यहाँ पे आपको वेनेजुला आपको इस गुआना के वेस्टर्न साइड देखने को मिल जाएगा। नदर्न साइड के ऊपर आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, एंड नीचे आपको ब्राजील देखने को मिल जाता है। अब एक्चुअल में ना यहाँ पे देखो ऊपर वाली साइड बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज आई है, जैसे इस पिक्चर में देखो। तो एक्चुअली उन्होंने क्या बना लिया है, अपनी कम्युनिटी बना ली है जिसका नाम है क्या, कैरिकॉम। कैरिकॉम क्या है, आपकी कैरिबियन कम्युनिटी, इसको यहाँ पे बोला जाता है। और एक्चुअली ये कम्युनिटी में ना आपको टोटल 15 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। तो 15 कंट्रीज ने मिलकर ये, क्योंकि अपने आप में आप नोटिस करो ना बहुत छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, तो इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो अगर आपस में मिलकर साथ में बहुत सारी चीजें डिसाइड करेंगी तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर देम, इकोनॉमिकली भी और बाकी चीजों के साथ भी। और वर्ल्ड लेवल के ऊपर या जैसे यूएन ग्लोबल यूएन जनरल असेंबली के अंदर कोई अपना रेजोल्यूशन लेके आना है, वहां पर अगर साथ में वोटिंग करेंगे कहीं ना कहीं इनको मदद भी होगी। तो इस वजह से एक कैरिकॉम कम्युनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसका 1973 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ चुआगुर मॉस। ठीक है ना। यहाँ पे टोटल 15 देश आप देख पाओगे, ध्यान रखना सूरीनाम भी इसका मेंबर है और गुआना भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके सेक्रेटरीट कैरिकॉम के आपको जॉर्ज टाउन, ये रहा जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन गुआना में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली इसमें हर 6 महीने बाद इसकी चेयरमैनशिप हमें रोटेट करती हुई देखने को मिल जाती है। बाकी ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की तरह जो हमारा कैरेबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यहाँ पे वर्क करता है, तो वो कैरिकॉम के द्वारा ही 2007 में इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोजाम्बिक के रिगार्डिंग। दोस्तों हमारी एक इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल ICGS वरा, ये यहाँ पर ना इसने सिग्निफिकेंट एक पोर्ट कॉल करी। मतलब एक्चुअली समझाता हूँ, कई बार आपकी जैसे शिप्स वगैरह होती हैं, उनको कई बार कुछ सप्लाई के लिए, कुछ रिपेयर के लिए, या फिर मान लो आपके कार्गो वगैरह को ट्रांसशिपमेंट के लिए कई बार कहीं रुकना पड़ता है, उसको बोलते हैं पोर्ट कॉल। तो हमारी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल थी जिसने मापाटू, यहाँ पे ये पोर्ट है आपको मोजाम्बिक में देखने को मिलेगा, जहां पर इस तरह की पोर्ट कॉल हमें देखने को मिली। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं मोजाम्बिक की लोकेशन के बारे में। देखो मोजाम्बिक की लोकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, ये देखो ये है जाम्बेजी रिवर। ठीक है ना, ये जाम्बेजी रिवर के रिगार्डिंग यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जाम्बेजी रिवर आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन ओशन में जाके गिरती है। यहाँ पर मोजाम्बिक के साथ में ही आपको यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इधर आपको मेडागास्कर देखने को मिल जाता है। अब देखो मोजाम्बिक की अगर हम बात करें तो ये सारा एरिया ना, एक्चुअली मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे लोकेशंस न्यूज में रहे हैं। जैसे पिछले दिनों के अंदर हमने तंजानिया के बारे में भी डिस्कशन किया था, जिसके नदर्न साइड पे आपको तंजानिया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जाम्बिया हो गया, मलावी हो गया, ये आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिल जाएगा। वेस्टर्न साइड में इसके जिम्बाब्वे आपको आ जाता है। एंड उसी तरह से अगर मैं बात करूँ साउथ वेस्ट की, तो यहाँ पर आपको इस्वातिनी और आपको साउथ अफ्रीका, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो बेसिकली साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। और जैसा मैं आपको जाम्बेजी रिवर के बारे में बता भी रहा था, उसका भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ना इसी के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक, जैसे यहाँ पर आपको मलावी लेक देखने को मिल जाएगी। ये देखो ये लेक मलावी, ये पहले मलावी में भी है और इधर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे करीबा लेक भी आपको देखने को मिल जाती है। तो 2 इंपॉर्टेंट लेक्स का भी आपको यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। बाकी इसकी कैपिटल यही है जो मैं आपको बता रहा था, मापुटो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे इसके रिगार्ड में पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं विद रिगार्ड्स टू अल्बानिया। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर हम बात करें अल्बानिया और भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर हो रहे हैं। वो कैसे पता लग रहा है सर? वो ऐसे पता लग रहा है कि अल्बानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि अल्बानिया एक अपनी एम्बेसी खोलेगा नई दिल्ली के अंदर। एंड उसी तरह से आपका मतलब हमारा जो भारत है वो यहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन इसका होगा अल्बानिया की कैपिटल तिराना के अंदर। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि दोनों देशों के रिश्ते थोड़े बेहतर हो रहे हैं। एंड अगर हम बात करें ना, देखो आप लोगों के साथ मैंने इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, ठीक है ना, IMEC के बारे में भी चर्चा करी थी। बेसिकली जब हमारे G20 का डिस्कशन हुआ था, ठीक है, उस टाइम के ऊपर आप जानते होंगे कैसे इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही है। जो ये आप रूट सामने देख भी रहे हो, इसमें कुछ हिस्सा तो देखो सी रूट का है एंड बाकी कुछ हिस्सा आपका रेल रूट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि अगर एक बार इंडिया की यहाँ तक कनेक्टिविटी यूरोप तक पहुंच गई, फिर साथ में तो अल्बानिया है यहाँ पे, तो वो भी तो यूरोप का ही पार्ट है। तो इस तरह से ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी बढ़ सकते हैं। हालांकि हो सकता है उस लेवल तक ना बढ़े क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, पर कुछ हद तक तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अल्बानिया
का जो बॉर्डर है बेसिकली अल्बानिया किस सी को टच करता है, वो टच करता है आपका एड्रियाटिक सी को, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। डू यू गेट द पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको देश आपको साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो हो गया, मैसिडोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, ये कंट्री के साथ बॉर्डर टच होता है। यहाँ पर कोसोवो भी है, ठीक है, वो सर्बिया कोसोवो का इशू चलता रहता है, आप जानते हैं उसके बारे में भी। तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी जगह के ऊपर ना इस पर्टिकुलर कंट्री में ही एक लेक ओहरिड है, ठीक है, और ये डीपेस्ट लेक है, आपको बाल्कन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे अल्बानिया के जो आपको जानने चाहिए थे। बाकी डेफिनेटली हमारे ऐसा बताया जाता है कि पुराने रिश्ते भी हैं, अल्बानिया की जो लैंग्वेज है उसका संस्कृत के साथ लिंकेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इंडिया यूरोपियन यूनियन को कनेक्ट भी यहाँ पे मदद हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अगालेगा आइलैंड। सर ये क्या बात हुई, अब ये क्या टॉपिक है? देखो एक्चुअली यहाँ पे ना आपको मैपिंग पर्सपेक्टिव से इसको समझना जरूरी है। जब मैं बात करता हूँ ना इंडियन ओशन की, ये थोड़ा यहाँ पे फोकस करना है इस वाले एरिया के ऊपर, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगहें देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका सेशल्स, ये ब्लैक वाला देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे आपको अजम्पशन आइलैंड देखने को मिल जाएगा, यहीं आपको मेडागास्कर है, और यहीं इसके साथ में आपको ये रहा आपका अगालेगा आइलैंड। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना कौन सी कंट्री की, सर जब मैं बात करता हूँ मॉरिशियस की, तो मॉरिशस के अंदर आता है आपका अगालेगा आइलैंड। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ ही साथ उनके जो मॉरिशस के काउंटर पार्ट हैं प्रविंद जगन्नाथ जी, ये यहाँ पर एक नई एयर स्ट्रिप को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। देखो दरअसल में हो क्या रहा है ना, इंडियन ओशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता जा रहा है। चाइना भी यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के माध्यम से, उनकी स्ट्रेटजी के माध्यम से यहाँ पर अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज कह लो या फिर इस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर हमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है इंडियन ओशन के अंदर, तो हमारे भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होनी चाहिए। एंड ये अगालेगा आइलैंड के ऊपर इस तरह की हमारे एयर स्ट्रिप बनाना, डॉकिंग फैसिलिटी को बनाना, ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। तो अगालेगा आइलैंड ही नहीं, इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपका अजम्पशन आइलैंड हो गया, तो वहां पर भी हमने सेशल्स के साथ एमओयू साइन किया है, वहां पर भी एयर स्ट्रिप बनेगी। उसी तरह से अगर हम बात करें मेडागास्कर के अंदर इंडिया की लिसनिंग पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे आइलैंड्स। यहाँ पे डिवाइडेड हैं नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड के अंदर, एंड यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं उनको कुछ नाम आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। इसकी बेनिफिट्स यही होंगे कि इंडिया की इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है उसको हम काउंटर कर पाएंगे, इंडिया की ट्रेड सिक्योरिटी के अंदर आपको ये हेल्प करेगा, एंड हमारी कनेक्टिविटी के लिए भी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसकी डेफिनेटली यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हमारा सागर इनिशिएटिव की बात करें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडिया का जो फोकस है ना सागर इनिशिएटिव का, उसके साथ भी ये बिल्कुल अलाइन करता है, एंड हमारी यहाँ पे कॉपरेशन इसके साथ इंक्रीज हो जाएगी। डेजर्ट सैंड ड्यून या डेजर्ट स्टार ड्यून, सैंड नहीं स्टार ड्यून, पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग ना डेजर्ट वगैरह या तो गए होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा डेजर्ट को, इस तरह से आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से ना आप नोटिस करते हो कि यार ये ना डेजर्ट के अंदर जो रेत होती है वो उड़ती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे ये चीजें होती रहती हैं। तो उस वजह से ना इस तरह से आपकी ड्यून्स फॉर्मेशन होती रहती है अलग अलग तरह से, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना कि इस रेत के उड़ने की वजह से कुछ जगह पे ज्यादा हाइट होगी, कुछ जगह पे कम हाइट होगी, कुछ जगह पे शेप अलग होगी, इस तरह से हाइट ऊपर नीचे होती रहती है। उस वजह से ना आपके पास अलग अलग तरह के ड्यून्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ड्यून्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं हम लीनियर ड्यून्स। कुछ तरह से कई बार ड्यून्स हमारे इस शेप के हो जाते हैं, इनको हम बारकन ड्यून्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स ड्यून्स हो सकते हैं ऐसे ऊपर नीचे वाली साइड, पैराबोला की शेप में हो सकते हैं, इनको हम पैराबोलिक ड्यून्स बोलते हैं। बाकी जो आपके बारकन ड्यून्स होते हैं वो कई बार ट्रांसवर्स ड्यून्स भी बन जाते हैं। उसी तरह से एक हो सकते हैं आपके स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स कैसे बन रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में, ये देखो इस तरह से एक आपका एक स्टार सा बन गया, समझ पा रहे हो? ये कैसे बनेगा, आप एक बात सोचो कि ऐसा ड्यून की फॉर्मेशन इस शेप की कैसे बनेगी? वो बनेगी आपकी विंड की डायरेक्शन के हिसाब से। हो सकता है ना कुछ विंड इधर से आ रही हो, कुछ इधर से आएगी, कुछ इधर से आएगी, अलग अलग डायरेक्शन से विंड आ रही है, एंड धीरे धीरे करते करते वो एक स्टार ड्यून की शेप ले रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है सर, पर हमें बता क्यों रहे हो आप ये स्टार ड्यून के बारे में? देखो एक्चुअल में ऐसा है ना, यहाँ पर अगर हम एक स्टार ड्यून को स्टडी कर लेते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि भाई ये ड्यून आखिर कब बना था, किस तरह किस एज में बना था, कितनी एनर्जी है, विंड पैटर्न के अंदर समय समय के ऊपर कैसे बदलाव आया है, एंड कैसे कैसे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर ना हमें एक
लाला लालिया स्टार ड्यून देखने को मिला है। ये कहाँ पर है? ये आपको मोरक्को के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये ईस्टर्न मोरक्को वाले रीजन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इस ईस्टर्न मोरक्को वाले रीजन के अंदर ये लाला लालिया जो स्टार ड्यून आपको देखने को मिल रहा है, ये इस शेप के अंदर बना है, जो कि सहारा डेजर्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब पता ये लगा है कि ये वाला जो स्टार ड्यून है, लाला लालिया स्टार ड्यून, ये आज से लगभग 900 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था। तो एक्चुअली हमने इसको फिर स्टडी किया तो इसको पता लगा कि इसकी जो हाइट है लगभग 100 मीटर की हाइट है, लगभग 700 मीटर ये वाइड है। उसके हिसाब से ना हमने इसको फिर स्टडी किया एंड अकॉर्डिंगली जो सारे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे पता लगी कि आखिर क्या विंड पैटर्न है, क्या क्लाइमेट है, कितनी एनर्जी है। तो एज को डिटरमिन किया गया, यहाँ पे देखा गया, क्योंकि एक्चुअली आप नोटिस करो जब भी एक ड्यून बन रहा है तो इसके नीचे भी तो कुछ रेत होगी। वो रेत तो कई कई सालों से मतलब एक्सपोज नहीं हुई है लाइट के, क्योंकि ऊपर ऊपर जब बनता जा रहा है तो उसके ऊपर लाइट नहीं आई। तो वहां पर हमने ना एज डिटर्मिनेशन मेथड को यूज किया, जिसको बोलते हैं हम ल्यूमिनेसेंस डेटिंग टेक्निक। कितनी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसके हिसाब से हमने उसकी एज डिटर्मिन कर रही एंड अकॉर्डिंगली हमें इस तरह से पता लग जाता है इन सभी चीजों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुछ ये लोकेशंस आप अर्क चबी की ये लोकेशन, आप ये सैंड सी है, इसकी आप लोकेशन ध्यान में रखिएगा। सहारा डेजर्ट के विदिन आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये जो सारे हमें इस तरह के स्टार ड्यून्स है ना, सिर्फ यहाँ ही नहीं, आपको मतलब सहारा डेजर्ट इन मोरक्को के अलावा आपका बदाइन जरा डेजर्ट है चाइना के अंदर, नमीब डेजर्ट बहुत फेमस है नमीबिया के अंदर, और भी आपका रुब अल खली सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी नॉर्थ अमेरिका, इन सब जगह के ऊपर भी आपको इस तरह से आपको स्टार ड्यून्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको जानने चाहिए। स्टार ड्यून्स को हम पिरामिड ड्यून्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपके अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इवन मार्स के ऊपर भी इस तरह से हमें एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। राइट, अर्थ डेजर्ट के जो ऊपर जितने भी ड्यून्स मिलते हैं उनका 10% जो है वो आपके स्टार ड्यून्स उनका ऑक्यूपाई करते हैं। एंड इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे कि काफी ये टॉल होते हैं एंड काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से जब विंड्स आएंगी तभी जाके इसके अंदर ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो आई होप ये डेजर्ट स्टार ड्यून के बारे में आपको अच्छे से पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अब आते हैं सेला टनल के ऊपर में। असल में प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में वर्चुअली एक टनल का उद्घाटन किया। कौन सा टनल था? उसका नाम है सेला टनल। तो ये विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया। अब ये सेला टनल कहाँ पर है? तो ये असल में ये टनल असम से तवांग को जोड़ता है। असम के तेजपुर को तवांग से जोड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सेला इंपॉर्टेंट इसलिए है, सेला एक लेक का नाम है। ठीक है, तवांग बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको अक्सर चाइना क्लेम करता है कि उनके देश का हिस्सा है ये एज पार्ट ऑफ तिब्बत, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और भारत लगातार इसका विरोध करता रहता है। तो सेला टनल के अंतर्गत एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो न्यू स्ट्रेन टनल टेक्नोलॉजी थी, जिसके तहत सर्वाधिक सेफ्टी फीचर्स को फॉलो किया गया। इन टनलों की टेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जब टनल बन रहा होता है। जो टनल बनाया जाता है उनके ऊपर एडिशनल सपोर्ट बनाया जाता है ताकि वो टनल्स गिरे ना, जैसे हमने हाल में एक घटना देखी थी। तो इस टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि बेहतर और स्ट्रॉन्गर टनल बनाए जा सकें। इससे क्या होगा भाई, इस टनल को बनने से? देखिए, तवांग का जो रीजन है वो बहुत सेंसिटिव रीजन है और इसके ऊपर चाइना अक्सर क्लेम ठोकता है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से कनेक्टेड रहे इंडिया से, मेनलैंड इंडिया से। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ये टनल बनाना है, उनको जोड़ता है। हर मौसम में वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा तवांग को। और इससे आर्म फोर्सेस के जो अगर कभी वेपन्स ले जाने पड़े या हमारे सोल्जर्स को डिप्लॉय करना पड़ा तो वो भी यहाँ आसानी से जा सकेंगे। तो इंडियन आर्मी की जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। जो तवांग के लोग हैं वो इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, वहाँ की मोबिलिटी बढ़ेगी, उनकी रेस क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे वहाँ की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। तो जो मैंने बोला न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड, ये क्या है भाई? तो इसमें एक नई चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रेड कंक्रीट लाइनिंग, SLC मेथड। यानी नॉर्मली जो हम टनल इस्तेमाल करते हैं उसमें एक बदलाव देखा जाता है इस तकनीक के तहत। इसमें क्या होता है कि जो जैसे आप कहीं से टनल बना रहे हैं, मान लो एक टनल है, तो इस टनल के अंतर्गत जब आप टनल का निर्माण करते हैं तो जो वॉल होती है, ऊपर वॉल होती है चारों तरफ की, तो वॉल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको अक्सर मॉनिटर करना भूल जाया जाता है, उसको उस तरह से ढंग से मॉनिटर नहीं किया जाता। तो यहाँ इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो पहले जब आप ज़मीन को खोदते हैं, डिगिंग होती है, तो पहले एक पूरा फेस डिग किया जाता है, फिर धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ते हैं, उसको फेस बाय फेस आगे डिग करते हैं। अलग अलग हिस्से को अलग तरीके से काट के हटाया जाता है जिससे ऊपर का हिस्सा कमज़ोर ना हो। और जब उसको बनाया जाता है
तो उसके वॉल को बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है। इसके अंतर्गत कोशिश ये की जाती है कि जो उस इलाके की जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो जिस पहाड़ से आप रास्ता बना रहे हैं उसकी जो पहाड़ की स्ट्रेंथ है, उसका इस्तेमाल किया जाए टनल को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि वो टनल कभी गिरे ना। तो ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड क्या है, क्या रोल है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और क्यों ये न्यूज़ में है रिसेंटली। उत्तराखंड में कहाँ पर एक जो टनल कोलैप्स हुआ था, तो वो था सिलक्यारा टनल। सिलक्यारा टनल आपको याद होगा। सिलक्यारा टनल के कोलैप्स की वजह से कई उसमें मजदूर फंस गए थे, जो काफ़ी एक 41 जो वर्कर से ट्रैप हुए थे, जो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। सिलक्यारा से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ था। और इसलिए अब जो इंडिया का सेला टनल है, जो तवांग को जोड़ता है असम से, वहाँ पर हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है? ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, जिससे हम और स्ट्रॉन्ग टनल बना सकें। अब ये टनल बनाता कौन है? तो जो बॉडी इसको बनाती है उसका नाम है BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरुआत की गई थी, जिससे इंडिया का बॉर्डर बनाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के रिमोट एरियाज़ में, उनको डेवलप करने का जिम्मा दिया गया था। ये असल में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो जो हमारी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उससे बाहर हटके, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उससे बाहर हटके BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जो 2015 में इसको लाया गया था। और इसका जो मोटो है वो है श्रमेणेव सर्वम साध्यम। हर एक चीज़, हाथ जो कठिन परिश्रम है उसके थोड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रमणा सर्वम साध्यम, किसी भी चीज़ को आप साध सकते हैं मेहनत के द्वारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू पोपो कैटापल्ट वॉल्केनो। देखो, ये जो अगर मैं वॉल्केनो की बात करूँ ना, तो ये आपको मेक्सिको के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ टाइम से ये जो पर्टिकुलर वॉल्केनो है ना, यहाँ से बहुत वॉल्केनिक ऐश हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से मेक्सिको सिटी के अंदर काफ़ी सारे हमें यहाँ पे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। पहले तो आप ना इसकी यहाँ पे लोकेशन देखो इस पर्टिकुलर वॉल्केनो की, तो ये वॉल्केनो आपको मेक्सिको में देखने को मिल जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर नाम आया ना, अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट नेम है, पर ये नाम आया है स्मोकिंग माउंटेन से, जो कि वहाँ की लैंग्वेज है, उससे ये यहाँ पे डोनेट करता है। तो मेक्सिको सिटी के बहुत ही नज़दीक आपको लगभग 70 किलोमीटर दूर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो आपका वॉल्केनो है ना, ये आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। आप टाइप्स ऑफ वॉल्केनो बहुत अच्छे से पढ़ते हो अपनी ज्योग्राफी के अंदर, तो ये आपका स्ट्रेटो वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप नोटिस करोगे एक तो स्टीपनेस इसकी है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपकी वॉल्केनिक ऐश की और आपकी लावा की बहुत सारी ऐसे अलग-अलग आपको लेयर्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, जिसके कि आपको देखने को मिलता है कि 14th सेंचुरी से ही अलग-अलग इरप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अगर मैं आपको बात करूँ पिछली सेंचुरी की, तो 1947, 1994, 2000, 2005 एंड अभी जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है सिंस 2013, तो बहुत सारी इरप्शंस आपको देखने को मिलती हैं। अगर मेक्सिको की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेक्सिको में इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर सिटलापेटल, ठीक है ना? तो ये इसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी हाइट लगभग 5426 मीटर है अबव द सी लेवल। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको इसके बारे में जानने चाहिए थे, स्पेशली इसकी लोकेशन एंड साथ ही साथ आप वॉल्केनोस की जो बेसिक्स हैं कि अलग-अलग टाइप ऑफ वॉल्केनो क्या होते हैं, उनके बारे में आप प्लीज़ एक बार अपने ज्योग्राफी की बुक से पढ़ सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अटक्पा बर्ड सेंचुरी। ये जो पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप मैप के अंदर देख रहे होंगे, ये है आपका कुलेरू लेक, ठीक है ना? कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका कृष्णा वेस्ट गोदावरी बॉर्डर्स के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन एक तो आपको पता होनी चाहिए। डिस्कस हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे जो नेचर लवर्स हैं, वो यहाँ पर इस बर्ड सेंचुरी को यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे अराइव किए हैं। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी की, तो इसको डिक्लेयर किया गया था 1999 के अंदर वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। इसको बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स आपको यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे पर अच्छी चीज़ें भी हैं इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी के रिगार्डिंग, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे थ्रेट्स भी इसको फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन की वजह से एरिया जो है वो थ्रेट के अंदर आ चुका है, बाकी इस एरिया को काफ़ी इंक्रोचमेंट हो गया, एंड कहीं ना कहीं इस तरह के जो इश्यूज जैसे पोल्यूशन हो गया, आपका इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स का डिस्चार्ज, ये एंड साथ साथ क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ऑल दीज थिंग्स आर कॉजिंग एन इशू कि बर्ड की माइग्रेशन उतनी नहीं हो रही, एंड साथ ही साथ कुछ
बर्ड्स के रिगार्डिंग भी कंसर्न्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोरा की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपके व्हाइट मैनग्रोव हो गया, रेड मैनग्रोव हो गया, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा हैं। एंड सिमिलरली फौना के अंदर अगर मैं बात करूँ तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ओपन बिल्ड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक और एशियन ओपन बिल स्टॉक, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको फौना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि इस तरह की बर्ड सेंचुरी को हम कंजर्व करें। एंड ये जो आपके बर्ड सेंचुरीज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बन जाता है, उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व करते रहें, क्योंकि इनका इको टूरिज्म पोटेंशियल अपने आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोलेरू लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको कह रहा था, कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के बीच में ये लोकेटेड है। जो डेल्टा है इसका आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA, उसके माध्यम से 1999 के अंदर इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। रामसर के अंदर भी इसको यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको कंजर्व करने की हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। साथ में ही लगभग 20 मिलियन रेजिडेंट्स का ये एक एसेंशियल हैबिटेट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे जैसे ग्रे बिल्ड्स पेलिकन एंड स्पॉट बिल्ड्स पेलिकन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर यूपीएससी में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने 2014 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को एंड मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज शिप्रा रिवर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ है ना, शिप्रा रिवर का एक CAG ऑडिट हुआ है, ठीक है। तो उस फाइंडिंग्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर शिप्रा रिवर के बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आप समझो, ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको ये रिवर देखने को मिल जाएगी और ये एक पेरिनियल रिवर है जो लगातार चलती है ना, उसको यहाँ पे पेरिनियल रिवर यहाँ पे बोलते हैं। एंड इट इज़ कंसिडर एज द, जैसे गंगा मैया को आप बहुत ही सेक्रेड मानते हो, उसी तरह से यहाँ पे हिंदूज जो हैं वो डेफिनेटली शिप्रा रिवर को बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता भी हूँ। अगर आप लोग ना, ये आई थिंक आपको मैप थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर जब हम बात करते हैं ना कुंभ मेला की, तो आप जानते हो कुंभ मेला हमें अलग अलग जगह पे लोकेटेड देखने को मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनमें से देखो एक तो है आपका जैसे हरिद्वार, राइट। हरिद्वार कहाँ पे आता है सर? ये गंगा जी के किनारे आता है, बिल्कुल। उसके अलावा आपका जो प्रयागराज हो गया, प्रयागराज आपका यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों का कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोकेटेड है। इसके अलावा एक है आपका नासिक, नासिक में भी आपका कुंभ मेला लगता है, ये गोदावरी नदी के ऊपर है। उसके अलावा एक आपका यहाँ पे है, कहाँ पे? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है? ये शिप्रा नदी के किनारे है। तो बेसिकली ना ये चारों जो आपके प्लेसेस हैं जहाँ पर कुंभ मेला हमें देखने को मिलता है, मतलब टोटल वैसे तो 12 साल बाद रिपीट होता है, पर विद इन उसके अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है। तो इन घाट्स के ऊपर जो आपके ये जो कुंभ मेला लगता है, ये 4 नदियां आपको पता होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो शिप्रा नदी है ना, उनकी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है हिंदुइज्म के अंदर। बाकी जो उज्जैन का जो होली सिटी है, उज्जैन का महाकाल आप जानते होंगे, वो यहीं पर शिप्रा नदी के ही राइट बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। इसकी 2 आपको ट्रिब्यूटरीज खान और गंभीर आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ और पॉइंटर्स पे अगर हम बात करें रिलीजियस सिग्निफिकेंस की, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि पुराण्स के अंदर कि जो शिप्रा है वो ओरिजिनेट हुए है फ्रॉम द हार्ट ऑफ वराहा, जो लॉर्ड विष्णु की इनकारनेशन, उनके ही इनकारनेशन से यहाँ पे ओरिजिनेट हुई हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात करें, जो कृष्ण भगवान है जो कि लॉर्ड विष्णु के ही अवतार हैं, तो इसके बैंक्स के ऊपर ही इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी थी, जहाँ पे आपको सेज संदपनी जी का आश्रम भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, वहाँ पर भी शिप्रा नदी का आपको यहाँ पे मेंशन देखने को मिल जाएगा। बाकी शिप्रा नदी विंध्या रेंजेस से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ हिल कॉल्ड काकरी टेकड़ी। ये धार डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नॉर्थ में आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगी। एंड उज्जैन के बिल्कुल यहाँ पे पास में आपको ये रिवर देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये मालवा प्लेटू से फ्लो करती हुई चंबल रिवर को ज्वाइन कर जाती है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड नो अबाउट शिप्रा रिवर। नेक्स्ट कुछ लोकेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ताकि हम हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को डेवलप करें। कहाँ पर? देखो यहाँ पे बात हो रही है श्रीलंका के नदन वाले साइड की बात हो रही है। तो एक्चुअल में ना यहाँ पे टोटल 3 रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक आपका है डेल्फ, जिसको आप नेदुन थीवू के नाम से जानते हैं, और एक है नैन तीवू आइलैंड, और आपका है अनल तीवू आइलैंड, ठीक है। ये सारे आपको जाफना प्रोविंस के बिल्कुल साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली आपका जो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है ना, उसके बिल्कुल पास में आपको ये रीजन्स तीनों के तीनों आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको नाम इनके पता होना चाहिए कि हाँ यार ये हम बात कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सब पल्क स्टेट के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, तो नैन तीवू आइलैंड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो आपको पाक स्टेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि श्रीलंका और सदर्न इंडिया को यहाँ पे सेपरेट करती है।
काफ़ी डेल्फ आइलैंड के बिल्कुल पास में ही है, जाफना प्रोविंस के बिल्कुल कोस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ना एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज हैं इस पर्टिकुलर आइलैंड के साथ जो लिंक्ड है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम बात करते हैं ना, एक यहाँ पे सीक्रेट बो ट्री मतलब यहाँ पे बोधि ट्री की यहाँ पे एक बात करी जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि शायद ये दुनिया का सबसे पुराना ट्री दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। इवन ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे वो यहाँ पर इस ट्री के ऊपर बैठे भी थे, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब कुछ यहाँ पे इसके साथ लिंक्ड कुछ स्टोरीज हैं। तो ऐसा इस पर्टिकुलर जगह की हिंदुज्म के लिए और साथ साथ बुद्धिज्म के लिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बन जाती है। जो 64 आपके शक्तिपीठ देखने को मिलते हैं, उनमें से एक जो है नागपुशानी अम्मान, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करो तो नागदीद विहारे, ये ऐसा बताया जाता है कि बुद्धा जी वहाँ पे गए भी थे, ठीक है ना, और एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया था बिटवीन द टू नागा किंग्स, ठीक है। बुद्धा का स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा, म्यूजियम देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ना आपके जो तमिल संगम लिटरेचर है, वहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इस जगह का मेंशन्ड है, जिसको नाम क्या दिया गया था, मणिपल्लम। तो काफी सारे अलग अलग इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चर सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पंचेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दरअसल में ना पहली बात तो ये समझो, ये डिस्कशन है किसका, इंडिया और नेपाल का। आई एम श्योर आप लोगों ने ना काली रिवर के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। काली रिवर के बारे में आप जानते होंगे, इसको आप शारदा रिवर के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ महाकाली रिवर, ये सारे एक ही नाम है काली रिवर के ही। तो जब हम बात करते हैं ना इंडिया और नेपाल के बीच में, तो हालांकि हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, पर बीच में कुछ कुछ इश्यूज आए थे, मेजरली काली रिवर की वजह से ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया है जो कि इंडिया और नेपाल दोनों यहाँ पे अपना अपना एरिया क्लेम करते हैं। उस वजह से पिछले कुछ 3-4 सालों के अंदर हमारे बीच में कुछ इश्यूज आए हैं। अब यहाँ पर ना जो काली रिवर है, यहाँ पर भी ना अलग अलग एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट क्या है, जिसमें एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, दैट इज आपका पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये आपने यहाँ पे नोटिस करो, दिस इज द लोकेशन ऑफ पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब एक्चुअल में डिस्कशन यहाँ पे ये हुआ था कि इस जो काली रिवर का पानी है, इसके माध्यम से हम डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करेंगे, ठीक है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के माध्यम से, एंड वाटर का भी अकॉर्डिंगली शेयर होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला मुद्दे में ये था कि नेपाल काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा एंड इंडिया को वो एक्सपोर्ट करेगा अलग अलग हमारे स्टेट्स के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम वाटर शेयरिंग का भी था। पर ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों में ना कुछ हद तक दोनों कंट्रीज में कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, इस वजह से इसको आगे बहुत ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रीजन बीइंग कि वाटर का भी ऐसा मान रहा है नेपाल कि वाटर ना एक्चुअली इंडिया को पे करना चाहिए, कि इंडिया शुड एक्चुअली पे नेपाल बिकॉज इंडिया के पास पानी ज्यादा जा रहा है, ऐसा यहाँ पर नेपाल का कहना है। एंड इस वजह से आपका ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, ये काफी रुक गया है, क्योंकि दोनों साइड में काफी डिसएग्रीमेंट्स हैं, काफी कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं, ठीक है ना, कि किसको कितना बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए, डैम की हाइट कितनी होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो भी उतनी नहीं मिल रही, एंड हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है ना, उसकी वजह से भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी लंबा खिंच गया है। तो ध्यान रखिएगा, महाकाली रिवर आपकी, इसको शारदा रिवर या काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, हिमालयाज के अंदर काला पानी के अंदर ये ओरिजिनेट होती है, एंड इंडिया और नेपाल का ये वेस्टर्न बॉर्डर हमें देखने को मिल जाएगा, और इसका लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का आपको एरिया देखने को मिलता है। बाद में जाके ना यहाँ पे नोटिस करना, ये घाघरा रिवर के अंदर आके मिल जाती है, जो कि एक गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। ये पॉइंटर्स आप जानते होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो एक हमारे यहाँ पे ट्रीटी हुई थी, महाकाली ट्रीटी। महाकाली ट्रीटी 1996 के अंदर हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, जहां पर हमने बात की थी कि हम किस तरह से महाकाली रिवर के आसपास का एरिया है उसको यहाँ पे डेवलप करेंगे, आपस में दोनों कैसे म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जिस तरह से बाउंड्री दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे बैराजेस, बहुत सारे डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स का यहाँ पे डिस्कशन इसके अंतर्गत हुआ है। पॉइंट अभी यही है कि अभी ना कहीं ये जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है अपने आप में रुक गया है ओवर द ईयर्स, बहुत ज्यादा डिस्कशन दोनों कंट्रीज में इसके रिगार्डिंग हो नहीं रही है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पंजाब हिमाचल डिस्प्यूट ओवर शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये क्या मुद्दा है? देखो दरअसल में ना मुद्दा काफी हिस्टोरिक है। अगर हम बात करते हैं 1925 की, यानी कि आज से लगभग 99 ईयर्स पहले, तो 1925 में क्या हुआ, एक यहाँ पर ना ब्रिटिश एरा के अंदर एक हाइडल प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उस समय 1925 के अंदर ये पंजाब को लीज के ऊपर दिया गया। देखो उस समय तो हिमाचल प्रदेश था नहीं, ठीक है, वो तो स्टेट बाद में बना, तो उस समय पंजाब को ये लीज के ऊपर दिया गया। तो लीज जो एग्रीमेंट था ना, वो साइन किसने किया? एक तो आपके उस समय मंडी के जो राजा थे,
उनके द्वारा, जो राजा जोगेंद्र बहादुर हैं, एंड साथ ही साथ एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे कर्नल बट्टी, ठीक है ना, इनके बीच में ये साइन हुआ। अब 1925 को ये साइन हुआ था, कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए। सर ये तो मतलब हो गया 2024। हाँ जी बिल्कुल, 99 ईयर्स अब इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही 99 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुद्दा आ चुका है भाई कि अब इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? क्या हिमाचल प्रदेश का अब कंट्रोल आएगा या फिर पंजाब का ही कंट्रोल कंटिन्यू रहेगा? अब दोनों दिक्कतें यही है। मतलब हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सुक्खू जी, वो कह रहे हैं कि पंजाब को वो क्लेम करने नहीं देंगे इस चीज के ऊपर। भले अब टाइम खत्म हो गया है, 99 ईयर्स आर ओवर, नाउ पंजाब शुड नॉट कंट्रोल दिस। एंड ऊपर से इनका ये भी आरोप है कि पंजाब भाई इस पर्टिकुलर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको ना अच्छे से मेंटेन कर रहा है, ना ही कुछ और चीजें कर रहा है। पंजाब का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पंजाब ही हमेशा इसको कंट्रोल करता आया है। और इनफैक्ट ना 1967 के अंदर भी, जब आपका 1966 और 67 इन दोनों सालों के अंदर जब कहीं ना कहीं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उस समय भी ये बात करी गई थी कि जब पंजाब से जो डिवीजन हुआ पंजाब का, उस समय भी ये बात करी गई थी कि पंजाब का लीगल कंट्रोल इसके ऊपर मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये काफी मेजर इशू बन चुका है दोनों स्टेट्स के अंदर कि अब एक्चुअली मुद्दा जाएगा कहाँ पे। इवन पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया है। अब क्योंकि 99 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेंटर ने भी बोला है कि कुछ समय के लिए हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं, कि जो जैसे चल रहा है अभी थोड़े टाइम के लिए वैसा चलने दो, फिर हम उसके ऊपर देखते हैं कि किसका कंट्रोल कैसे आएगा। ये मुद्दा था शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, पंजाब को लीज के ऊपर दिया गया था, वहां के जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने यहाँ पे साइन किया था, एंड कहीं ना कहीं जो मंडी के रूलर थे, दोनों के बीच में एग्रीमेंट इस तरह से साइन हुआ था। फर्स्ट स्टेज को यहाँ पे कमीशन कर दिया गया था 1932 के अंदर, साइन मैंने आपको बता ही दिया। एंड इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे ना, ये यहाँ पे उल रिवर, ये आप नाम ध्यान रखिएगा, जो कि ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। कहाँ लोकेटेड है? आपका जोगिंदर नगर, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। रेड सी के रिगार्डिंग देखो, रेड सी के ऊपर पहले भी बहुत बार मैंने चर्चा करी है, लोकेशन तो आप जानते ही होंगे। आई एम श्योर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। आपकी यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, सूडान, अर्त्रिया, आपका इसके अलावा आपका जिबूती, ठीक है, राइट। तो ये 6 कंट्रीज का बॉर्डर यहाँ पे रेड सी के साथ टच होता है। पर अभी सर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूके की ना, यूके ओन्ड एक बल्क कैरियर थी, बेसिकली एक शिप थी रूबीमार, ठीक है, जिसके ऊपर बेलीज का झंडा था। ये वाली जो शिप है ना, इसको डुबा दिया गया है। किसके द्वारा? अरे यहाँ पे जो हाउथी रिबल्स होते हैं उनके द्वारा ही। एंड बहुत सारे अब जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये मानना है इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल रिस्क यहाँ पे इस रीजन के रिगार्डिंग पैदा हो चुका है। थोड़ा सा पहले रेड सी के बारे में और जान लेते हैं, फिर मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में। रेड सी का ना एक्चुअली जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आपको एक साइनोबैक्टीरिया एल्गी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इथेरियम, ठीक है ना। उस वजह से कहीं ना कहीं सीजनल ब्लूम्स की वजह से ये इसका कलर इस तरह से आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है। बाकी आप डेफिनेटली जानते होंगे, यहाँ पर रेड सी आगे जाके आपका सुएज कैनाल हो गया, एंड आगे जाके मेडिटेरियन सी को यहाँ पे कनेक्ट करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बाबेल मंदब स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे, जैसे सुकोत्रा आर्किपेलागो हो गया, डुगना बे हो गया, सेंगानी अटॉल हो गया। ये कुछ पॉइंट नेचुरल हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जो रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन का इकोसिस्टम है, वहाँ पे अच्छी खासी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, अलग अलग स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। एंड इवन यहाँ पे जो आपकी फिशेज हैं उनमें से 15% लगभग आपकी क्या है, एंडेमिक स्पीशीज हैं जो वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अच्छी बात यह है कि जो कोरल्स है ना यहाँ पे, उनकी काफ़ी अच्छी रेजिलियंस है। बहुत सारे अलग अलग एरियाज के अंदर क्या होता है कि जब कोरल की ब्लीचिंग होती है उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, पर यहाँ पर ऐसा देखा गया कि कोरल्स के अंदर अच्छी खासी आपको रेजिलियंस की वजह से वो अपने आप को वापस रिकवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हाउथी अटैक्स की वजह से ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हमें यहाँ पे सोचना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आज का होमवर्क दूसरा आपका ये रहेगा, क्योंकि अब हम बात कर ही रहे हैं इन सभी सीज की, तो कुछ और सीज क्या भाई आप ट्राई करना, इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज फाइंड करने की कोशिश करना। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, एंड कॉमेंट्स में मुझे इसका आंसर आप डेफिनेटली बताइए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सबरूम लैंड पोर्ट। देखो जैसे आप लोग जानते होंगे आपका सी पोर्ट होता है, तो सी पोर्ट क्या काम करता है? सी पोर्ट के माध्यम से ना आप कुछ आपने ट्रांसपोर्टेट करना हो, चाहे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं।
इन अ सिमिलर वे हमारे पास होते हैं लैंड पोर्ट्स। जैसे मान लो आपने कोई सामान इंडिया से बांग्लादेश भेजना है या बांग्लादेश से इंडिया आना है, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्लियरेंस चाहिए होगा, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, चाहे लोगों का हो चाहे गुड्स का हो। ऐसे एरियाज को बोलते हैं क्या, लैंड पोर्ट्स। अब यहाँ पर ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबरूम लैंड पोर्ट को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, त्रिपुरा के ऊपर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, ये रहा आपका सबरूम लैंड पोर्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बाकी जानते हो आप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फेनी रिवर यहाँ से निकलती है, राइट। तो फेनी रिवर जो है आपका, तो कहीं ना कहीं मतलब इसके माध्यम से सबरूम लैंड पोर्ट से हम चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू द मैत्री ब्रिज ऑन द रिवर फेनी। तो हमारा जो पैसेंजर्स है, हमारा कार्गो है, उसको आने जाने के अंदर बहुत आसानी से मूवमेंट उनकी हो पाएगी, नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज बनेगी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, एंड इसके माध्यम से हमारे नया लोगों का भी मूवमेंट हमारा इंक्रीज हो पाएगा। तो आज के समय अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में 11 लैंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो हमारे अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज का इस तरह से ऑपरेशनलाइज हैं। जैसे आपने अटारी के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, अटारी आपका जो अमृतसर में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब अमृतसर के थ्रू कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसी तरह से आपका पीटीबी एट डेरा बाबा नानक, ये भी आपका पीटीबी क्या है, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, ये आपका डेरा बाबा नानक, ये भी इंडिया और पाकिस्तान के साथ है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री के साथ हमें 11 इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो ये सबरूम लैंड पोर्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर एरियाज होते हैं, जहां जिनको इस तरह से नोटिफाई किया जाता है ताकि पैसेंजर और गुड्स का अच्छे से क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया बेलारूस रिलेशन। देखो, फॉरेन मिनिस्टर जो बेलारूस के हैं, सर्जे एलंकी, ये यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं ताकि हमारे यहाँ पे डिस्कशन करा जा पाए बिटवीन द टू कंट्रीज रिलेशन। देखो, बेलारूस के बारे में ना आप लोग सुनते रहते होंगे, मैं फिर थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे ये रशिया रहा, रशिया के बिल्कुल आपको वेस्टर्न साइड के अंदर आपको बेलारूस देखने को मिल जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो लीडर है ना, लुकाशेंको और आपके जो पुतिन जी हैं, दोनों के बीच में काफी अच्छे रिश्ते हैं। और लुकाशेंको ना पिछले 30 साल से यहाँ पर बेलारूस को रूल कर रहे हैं। 1994 के अंदर ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद ये लगातार प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं, तो वहां पे इनका ही कंट्रोल है पिछले 30 सालों से। ऐसा भी बोलते हैं, इनको ना एक नाम दिया गया है लुकाशेंको को, यूरोप्स लास्ट डिक्टेटर, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी इनके बारे में जाननी चाहिए। बाकी देखो, बेलारूस ने 1991 में ही सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस ली थी। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो 15 लगभग आपकी डिवीजन हुए थे अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे, तो 1991 में बेलारूस के भी इंडिपेंडेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे। काफी सारे लोग जो उस टाइम ना रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ तो काफी लोग बेलारूस की तरफ भी भागे थे, तो इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पर लिथुएनिया और लातविया जो कि आपकी बाल्टिक कंट्रीज हैं, उनके साथ इसका बॉर्डर टच होता है। ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया भी बाल्टिक कंट्री है, पर एस्टोनिया के साथ इसका बॉर्डर यहाँ पे टच नहीं हो रहा। बाकी पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, इनके साथ डेफिनेटली, और रशिया के साथ तो बॉर्डर इसका है ही है। बाकी इसकी कैपिटल मिन्स्क अकॉर्ड्स भी आपने डिस्कस किए हुए हैं हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही। यहाँ पर मेजर बेलारूसियन लैंग्वेज बोली जाती है, एंड साथ ही साथ आपका रशियन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। मेजोरिटी कौन सी है, रशियन लैंग्वेज, आपको पता होनी चाहिए। बाकी नाइपर रिवर बेसिन के थ्रू यहाँ पे कंट्री की मेजर पॉपुलेशन उसी के आसपास रहती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने 1991 के अंदर यहाँ पे बेलारूस को रिकॉग्नाइज किया आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। बाकी बेलारूस के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के, तो इंडिया की जो यूएनएससी के अंदर अगर आप बात कर लें, वहाँ पे परमानेंट सीट के लिए भी न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। एंड जब हम यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बने थे 2 साल के लिए, जब बनते हैं ना यूएनएससी के, जो 2 साल के लिए हम जब नॉन परमानेंट मेंबर बने थे, तो वहाँ पर बेलारूस ने हमें यहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी किया था। तो इस तरह से अगर आप नोटिस कर पाओगे, दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी यहाँ पे अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हो गया, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन हो गया, एंड जॉइंट कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, ये अलग अलग तरह की कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप्स भी दोनों देशों के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बेलारूस से पोटाश फर्टिलाइजर्स हैं वो काफ़ी सारे हम यहाँ पे मंगाते हैं, एंड कहीं ना कहीं हमारा $225 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड था 2022 के अंदर। हालांकि इंडियन लोग काफ़ी कम हैं यहाँ पे बेलारूस के अंदर, सिर्फ 85 नेशनल्स एंड 476 स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे लोग इंडिया के बहुत ही कम रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेत्रावती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। देखो, आप लोगों की हो सकता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे, पर आप लोग बोलेंगे सर नहीं, हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपने कई बार देखा तो होगा
कुछ एरियाज़ को ना इस तरह से डेवलप किया जाता है जहाँ पर लोग, जैसे ये वाला एरिया है, अब इसको मैंने अगर मान लो थोड़ा सा डेवलप कर दिया, कैसे डेवलप कर दिया, यहाँ पर कुछ गार्डन सा बना दिया, ठीक है ना, पार्क बना दिया, साथ में कहीं ना कहीं बाईसाइकिल ट्रैक बना दिया, राइट, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स लगा दिए, तो ये एरिया ना अपने आप में टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। आप लोग ये चीज़ से जानते होंगे, टूरिज़्म अच्छा खासा यहाँ पे डेवलप हो सकता है। टूरिज़्म तो हो जाएगा डेवलप, पर आप साथ में पता क्या करोगे, इस तरह से बहुत सारे पेड़ों को काटोगे, प्लस ये वाला जो जोन है ये कहीं ना कहीं कोस्टल जोन है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ इनके ऊपर डिपेंड करती हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगी, उनका भी लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही सारी चीज़ें ना कर्नाटका के अंदर एक जगह है मैंगलोर, ठीक है ना, वहाँ पर नेत्रावती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। किस पर्पस के लिए? प्रोमेनाड होता है जो जगह आपकी स्टॉलिंग घूमने फिरने के लिए होती है, उस पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि भाई आप लोग ना एक रिपोर्ट सबमिट करो। क्या रिपोर्ट आएगी? उस रिपोर्ट में ये देखा जाएगा कि आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये पेड़ वेड़ काट रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना है, इस असेसमेंट कितना है इसके ऊपर, ठीक है ना, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ये यहाँ पर एनजीटी ने इसके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट ने बात करने की कही है। थोड़ा सा हम इस रिवर के बारे में जान लेते हैं, नेत्रावती रिवर के बारे में। ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर ओरिजिनेट होती है, इन बंगरा वैली के फॉरेस्ट वैली, जो कि आपको यलेंगर घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आप ध्यान में रखिएगा, और कुद्रेमुख रेंज इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये पूरी इसकी आपको ओरिजिन आपको देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर रिवर का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो नेत्रावती रिवर है ये आपकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होगी, फिर जाके कुमाराधारा रिवर के साथ ये मर्ज कर जाएगी, एंड ये अकॉर्डिंगली फ्लो करती है अरेबियन सी के अंदर। ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं, अरेबियन सी के अंदर यहाँ पे ये फ्लो करती हुई देखने को मिल जाएगी। ये जो कुमाराधारा रिवर है, ये जो इसके साथ मिलती है ना, ये भी वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट करती है। एंड अकॉर्डिंगली नेत्रावती रिवर फिर आपकी बहुत पॉपुलर प्लेस है, धर्मस्थल, उसके थ्रू फ्लो करती हुई ये आगे मूव करती है। आपके कुछ नियर बाय रीजन जैसे बंटवाल हो गया, मैंगलोर हो गया, वहाँ पर मेन सोर्स पानी का ये नेत्रावती रिवर ही है। और जैसे मैं आपको कह रहा था, प्रोमेनाड डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पर आपके घूमने फिरने के लिए, स्टॉलिंग के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करी जा रही हैं। तो अलग अलग आपकी सिटी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। एंड यहाँ पर आपके नेचर पार्क, एडवेंचर स्पोर्ट्स, गार्डन्स, पार्क, वॉकवेज, बाईसाइकिल ट्रैक्स, ये सारे यहाँ पे अकॉर्डिंगली बनाए जाने की यहाँ पे कोशिश है, ठीक है ना। बट एनजीटी ने बोला है कि आप हमें पूरा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, जहाँ पर ये बताइए कि इससे कितना नुकसान होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारा वाटर फ्रंट डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पर आप टूरिज़्म के साथ साथ सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपके वाटर फ्रंट वाले रीजन्स हैं उनको लिवेबल स्पेसिस हो गया, कम्युनिटी गैदरिंग जैसे टूरिज़्म हो गया, उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑपरेशन इंद्रावती। देखो दरअसल में ना यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ऑपरेशन इंद्रावती की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हेती कंट्री की। एक्चुअल में हेती कंट्री आपको यहाँ पे कैरेबियन सी के पास में देखने को मिल जाएगी, बेसिकली इन द अटलांटिक ओशन। अब इंडिया के ना बहुत ही कम लोग रहते हैं हेती के अंदर, ऐसा बताया जाता है लगभग 75 से लेकर 90 इंडियंस बस इतने ही हैं। अब हेती के अंदर पता क्या हो रहा है, हेती के अंदर ना गैंग वॉर चल रही है, वहाँ के जो गैंग्स हैं आपस में कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं इस वजह से, और इतना ज़्यादा उन्होंने वो गैंग्स का वो कह सकते हैं उनका इतना खौफ हो चुका है ना कि जो वहाँ के गवर्नमेंट है उसको ऊपर भी काफ़ी मेजर खतरा यहाँ पे आज के समय देखने को मिल रहा है। इवन जो हेती की यहाँ पे आपको कैपिटल देखने को मिलेगी पोर्टो प्रिंस, ये पर्टिकुलर सिटी को भी लगभग 80-90% इन्हीं गैंग्स ने यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब वहाँ पे लोकल लोगों के ऊपर भी एंड एट द सेम टाइम जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर भी काफ़ी एक मेजर थ्रेट देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, इंडिया की कोई भी एम्बेसी आपको हेती में नहीं देखने को मिल रही। तो इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय हैं जो वहाँ पे अब फंस चुके हैं उनको यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा साथ में पड़ोसी मुल्क है इनका हेती का, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, वहाँ पर सेंटो डोमिनिगो, यहाँ से हम कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे हम अपने लोगों को बचा सकते हैं, कैसे उनको सेफली यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो कोशिश ये है कि यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को हम यहाँ पे ले आएँ डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली हम उनको यहाँ पे देख पाएँ। तो ध्यान रखिएगा हेती कंट्री के बारे में, ये कैरेबियन सी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये आइलैंड का नाम ध्यान में रखिएगा, आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला, ये उसका वेस्टर्न थर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे बाकी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस मैंने आपको लिख दी हैं, हालांकि इनको उतना याद करना पॉसिबल नहीं होगा, बट इसकी लोकेशन डेफिनेटली आप ध्यान में रखिएगा, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर अर्थ के ऊपर देखने को मिल जाएगी। एंड साथ में ही आपको डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ ये बॉर्डर टच करता है। एंड बाकी ये जो आइलैंड तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड कहीं ना कहीं कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्या मुद्दा था, वो यही है कि हैती की कैपिटल को गैंग्स ने कंट्रोल कर लिया है। एंड जब 2021 के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइसिस देखने को मिला है, पर अब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इसी के लिए इंडिया ने ऑपरेशन रन किया है, ऑपरेशन इंद्रावती, जिसके माध्यम से हम भारतीयों की यहाँ पे मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक जगह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मलावी के बारे में। देखो मैं आपको थोड़ा ना साउथ अफ्रीका के अंदर, मतलब साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर लेके जाऊंगा। यहाँ पर आपको एक लैंड लॉक्ड कंट्री देखने को मिलेगी, मलावी। अब ये जो पर्टिकुलर कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैसिव ड्रॉट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तो मैंने आपको क्या बताया, ये है भैया एक लैंड लॉक्ड कंट्री, इसका एक्सेस ही नहीं है। तो ये सदर्न अफ्रीका के अंदर ये कंट्री देखने को मिल जाएगी, मलावी कंट्री। अब मलावी के बारे में थोड़ा सा अगर और जानने की कोशिश करें ना, तो यहाँ से लेक मलावी, ये यहाँ से आपको लेक ईस्टर्न साइड के ऊपर आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में अगर आप यहाँ पे और देखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ज़ाम्बिया कंट्री है, ये इसके वेस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से जो मोज़ाम्बिक है, वो मलावी के ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी तंजानिया कंट्री आप नॉर्थ में देख सकते हो, एंड सिमिलरली सदर्न साइड भी आपको ये मोज़ाम्बिक से ही एनक्लोज देखने को मिल जाता है। इसका जो पुराना नाम है ना मलावी का, इट वाज न्यासालैंड। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मलावी इसका नाम आज के समय देखने को मिल जाएगा। कुछ एक दो फैक्ट्स हैं जो आपको और ध्यान में रखने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है मुलांजे मासिफ, इसको माउंट मुलांजे के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में क्या है, ये एक इंसलबर्ग है। इंसलबर्ग क्या होता है, इंसलबर्ग ना कोई एक माउंटेन होती है, कोई हिल होती है, किस चीज़ की, हार्ड वॉल्केनिक रॉक की, राइट। और एक्चुअल में ना ऐसा माना जाता है कि ये जो रॉक है ये खड़ी रही है डिस्पाइट विंड्स, डिस्पाइट पानी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं जो एक चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ी रहती है पर आसपास का एरिया एरोड हो चुका होता है, उसको बोलते हैं हम इंसलबर्ग। तो यहीं आपको हाईएस्ट पीक सपीतवा भी देखने को मिल जाएगी, एंड एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है लिखुबुला फॉल, यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स में से देखने को मिल जाएगी। बाकी मलावी रिवर तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, निमू पदम दारचा रोड इन लद्दाख, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर लोकेशन है क्या। पहली बात तो देखो, अगर इतना ही आपसे पूछ लेना कि निमू पदम दारचा रोड कहाँ पर है, तो एक आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ये हमारा ले रहा और यहाँ रहा आपका मनाली। अब मनाली और ले इसको कनेक्ट किया जा रहा है इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यहाँ पे निमू पदम दारचा रोड के थ्रू इसको यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है। तो लगभग 300 किलोमीटर की रोड है जो मनाली को ले से कनेक्ट करेगी थ्रू दारचा एंड निमू ऑन द कारगिल ले हाईवे, ठीक है। तो निमू से यहाँ से रोड स्टार्ट होगी, ठीक है, जो कि ले के बिल्कुल पास में ही है। ये एक आप नोटिस करोगे कि मनाली ले हो गया, श्रीनगर ले हो गया, उसके बाद ये तीसरी आपको एक्सिस देखने को मिल जाएगी जो लद्दाख को बाकी एरियाज के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको साथ साथ जास्कर रिवर भी देखने को मिल जाएगी पदुम के पास, एंड आपकी लुंगनक रिवर भी देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह शिंकुल्ला पास भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये रहा आपका ले, ठीक है, ले के बाद यहाँ निमू, ये पदुम, यहाँ पर शिंकुल्ला पास आ गया, ये दारचा आ गया, और ये रहा आपका मनाली। तो ये पूरा आपको एक आइडिया सा इसका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं थोड़ा और इसके बारे में अगर जानते हैं, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी इससे लद्दाख रीजन को हमारे मिल जाएगी। जास्कर रिवर की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप जानते होंगे कि इंडस रिवर की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी। जास्कर रिवर दो मेजर ब्रांचेस से बनी है, एक आपकी डोडा और दूसरा है आपका सरप रिवर। ये यहाँ पे अलग अलग, जैसे पांसीला पास हो गया, वहां से इसका ओरिजिनेशन देखने को मिल जाएगा, और सरप रिवर का यहाँ पे आपके बारालाचा लाह पास के पास में इसका ओरिजिनेशन देखने को मिल जाता है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जास्कर रिवर नॉर्थ की तरफ मूव करती हुई, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती हुई इंडस रिवर को मिल जाती है नियर निमू ऑफ द लद्दाख रीजन। अगर मैं बात करूं शिंकुल्ला टनल की, तो इसके रिगार्डिंग ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम स्टार्ट करने जा रहा है। 4.5 किलोमीटर की ये टनल होगी शिंकुल्ला पास के अंतर्गत, जहां पर लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो हमारे ट्रूप्स हो गया, हैवी वेपनरी हो गया, उनको मूव करना अपने आप में बहुत ज़्यादा आसान हो पाएगा, एंड चाइना और पाकिस्तान से जो भी हमें थ्रेट्स वगैरह फेस करने को मिलते हैं, हम उनके लिए भी बेटर तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज हीट वेव्स।
देखो IMD ने डिक्लेयर कर दिया 2024 की पहली हीट वेव कंडीशंस फॉर कुछ पॉकेट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। देखो इनफैक्ट अगर मैं दिल्ली की भी बात करूँ ना, तो देखो आज से 20 दिन पहले तो मौसम बढ़िया था, पर आजकल अब आप जैसे आज 30 मार्च ही है, अभी तो अप्रैल आया भी नहीं, बट यहाँ पर भी ना इतनी ज़्यादा गर्मी इंक्रीज हो चुकी है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि ऐसा लग रहा है कि ये मई जून वाली गर्मी है, राइट। बट एनीवेज कमिंग बैक टू टॉपिक, तो IMD जब कहीं ना कहीं हीट वेव को डिक्लेयर करता है तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग क्राइटेरियाज देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्राइटेरिया यहाँ पर ये रहता है कि आप कौन से रीजन के अंदर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स के अंदर अगर 40 डिग्री को क्रॉस करे, कोस्टल के अंदर 37 डिग्री को, एंड हिल्स के अंदर अगर 30 डिग्री क्रॉस करे तो वहां पर हीट वेव डिक्लेयर करी जा सकती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से आपका कितना डेविएशन है। अगर 4 से 5 डिग्री डेविएशन होता है आपके जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन्स के अंदर, तो उसको हीट वेव किया जा सकता है। एंड अगर उससे भी ज्यादा होता है तो सीवियर हीट वेव्स भी वहां पे बोला जा सकता है। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि अगर हम बात करें ह्यूमिड हीट वेव की, तो आज के समय अगर आप नोटिस करोगे ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अकाउंट में नहीं लिया जाता वाइल कैलकुलेटिंग हीट वेव। पर आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना हमें ये मेजर करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर लेवल क्या होता है। एंड आप नोटिस करते हो कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ सर टेम्परेचर है 35 डिग्री, पर कई बार आपको फील ऐसा लगता है सर 40-45 डिग्री है। इसके ना कई बार कारण क्या होते हैं कि ह्यूमिड हीट वेव के समय जो टेम्परेचर हमारी ह्यूमन बॉडी फील करती है या बाकी एनिमल्स प्लांट फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि हमें ना इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो कैलकुलेशन है उसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट बल्ब टेम्परेचर एक चीज होती है। अब ये क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर तो क्या होता है, जैसे फॉर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे आप हो, अब कई बार आपने नोटिस किया यार पसीना ही पसीना आ रहा है। पसीना पता क्यों आता है, ये स्वेटिंग जो होती है उसके माध्यम से वो आपकी बॉडी का कूल डाउन करने का तरीका है कि नहीं। तो जब कहीं ना कहीं एवेपोरेशन होती है, वो भी क्या होता है, चीजें उससे कूल डाउन होती हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां तक एयर का टेम्परेचर कम हो सकता है बाय एवेपोरेशन, क्योंकि एवेपोरेशन से होने से हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम हो रहा है ना, दैट इज द थिंग। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी इंक्लूड किया जा सकता है। बाकी मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अर्थ तो बता ही दिया, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की, एंड अभी कितना है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उस हिसाब से मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेबिलिटी चेंज होती रहती है। बाकी आप हीट वेव समझ ही गए होंगे, कहीं ना कहीं बहुत लंबा कई बार जब हीट वेदर होता है उससे इंसान की हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन सभी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एंड इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।